बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसकून हुआ होगा। अक्सर हम प्रोग्राम में बात करते हैं ऐसी टिप्स के हवाले से जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसे कैफियत के हवाले से बात करें जिससे मैं, आप या ज़िंदगी में हर कोई इंसान कहीं ना कहीं इससे गुजर रहा होता है। वो है इख्तलाफ। इख्तलाफ जो है एक वर्ड है और इसी के साथ साथ एक कैफियत है जो इंसान अगर ना समझी में या समझदारी से हैंडल ना करे तो ये रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है, रिश्तों को तोड़ सकते हैं, दिलों में खटास जो है वो आ जाती है। तो इख्तलाफ को मैनेज करना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना, ये आज के दौर का एक अच्छा बड़ा एक चैलेंज बन चुका है। इसे किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं? इसे रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही छोटी सी और आसान सी अप्रोच को हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना होगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन करें। अगर आपको किसी से कोई इख्तलाफ है, डेफिनेटली जाएं उसके पास और कम्युनिकेशन से इख्तलाफात दूर हो सकते हैं। सेकेंडली, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ओपिनियन जो है वो मैटर करती है तो सामने वाले की ओपिनियन को समझने की कोशिश करें। और थर्ड, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और जो है एक्सेप्टेंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो यकीनन आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि जितना हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का जो वेदर है आजकल काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्म दिखाई दे रहा है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का जो टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 28 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम जो धूप है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। कभी बादल जो हैं वो फैसलाबाद में आते जाते दिखाई देते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि क्योंकि मानसून का स्पेल जो है वो जारी है, जिसकी वजह से हवा में नमी का तनासुब काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से सफोकेशन रहती है, हब्स रहती है, जिसमें गर्मी का जो एहसास है या गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस की जा सकती है। तो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए, सफोकेशन से बचने के लिए कुछ छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीरें हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मौसम जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मौसम की शिद्दत से बचना, गर्मी की शिद्दत से बचना, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही है सबसे पहले कि बहुत अगर ज़रूरी काम है तो हम देख सकते हैं कि आप पीक आवर्स में घर से निकल जाएं, नहीं तो कोशिश ये करें कि अपने ज़रूरी काम जो है या तो सुबह के औकात में निपटा लिए जाएं या शाम के औकात में निपटा लीजिए। इसी तरह से जो वाटर इनटेक का है इसे बढ़ा दें, इससे आपकी ज़िंदगी में मुस्बत सेहत और मुस्बत असरात आएंगे और सेहत पे भी अच्छे तासुरात जो हैं वो रूनुमा होंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक बार ही मिलती है, तो इसकी कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन जो है वो इंसान के अंदर तालीम के साथ साथ शऊर पैदा करती है, सोसाइटी को समझने का, आसपास के लोगों को समझने का, एक बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या हमारे तालीमी निज़ाम में वो जिद्दत है जो एक अच्छा इंसान बना सकें, या हमारे यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट के हवाले से भी बात होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर आप? थैंक यू सो मच जहांगीर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। जहांगीर के साथ ही हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली नारू ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहम्मद अली नारू आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। जहांगीर अशरफ, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। तालीम जो है एक जेवर है, इंसान के अंदर डेवलपमेंट के बेपनाह मौके देता है, इसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट भी हो जाती है। लेकिन आज के दौर में यकीनन आपने एजुकेशन भी जो है आप कवर कर रहे हैं, आपने डिफरेंट मसाइल भी देखे होंगे। तो सबसे पहले आपकी नज़र में बीइंग एजुकेशन रिपोर्टर कौन कौन से मसले हैं जो हमारे एजुकेशन सेक्टर को मुतासिर कर रहे हैं? अच्छा, मैं भी जैसे आपने कहा कि स्किल, तो हम अलमिया यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चे को स्किल नहीं देता। अच्छा, कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं, कुछ हार्ड स्किल्स हैं, तो हमारे बच्चे को दोनों की ज़रूरत है। बिल्कुल। अक्सर जगहों पर और लाजमो मलजूम है, मैं समझता हूँ सॉफ्ट स्किल हर बंदे के लिए, हार्ड स्किल हर बंदे को आती हो ना आती हो, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, सोशल नेटवर्किंग कैसे करनी है, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स इस तरह की कि आपने हाउ टू डील। अब आपकी जो बहुत सारी हार्ड स्किल्स ऐसी हैं जो कि टेक्निकल साइड पे ले जाती हैं, वो हर बंदे के लिए सीखना ज़रूरी नहीं है।
अच्छा, लेकिन हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो ये सारी स्किल्स भी नहीं बच्चे को दे पाते जो कि टेक्निकल से हटके होती हैं, जिनको सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब भी आप कहीं डिग्री लेकर जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप एक्सप्रेसिव होंगे, तो आप अपने आप को बयान कर सकेंगे जो आपने सीखा है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे, आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा कि मिलने का नंबर उनके बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अच्छा, रीज़न क्या होती है कि वो नौकरियां नहीं ले पाते। हमने बहुत सारी खबरें ऐसी सुनी होंगी, आपने भी सुनी होंगी कि जो यूनिवर्सिटी का टॉपर है जी वो अभी तक फ्री फिर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही। रीज़न उसके बिहाइंड यही होता है कि उसके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती। उसको ये नहीं पता हाउ टू डील विद पीपल। उसको सिर्फ यही पता है कि रट्टा कैसे लगाना है, नंबर कैसे लेना है। उसने कभी नेटवर्किंग नहीं की, उसने कभी कम्युनिकेट नहीं किया लोगों से, और उसने कभी सोशल नहीं हुआ वो। उसका नुकसान क्या होता है एट द लॉन्ग रन, वो जब सोसाइटी में कोई भी काम करेगा तो वो सोसाइटी के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। बिल्कुल। जो हम कहते हैं कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बनकर सोसाइटी को पे बैक करना है ना, तो पे बैक उसी सूरत में होगा जब उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होंगी। तो हमें, मैं समझता हूँ कि लाज़िम मलज़ूम हमारे हर टीचर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसको एहसास जिम्मेदारी खुद होना चाहिए। ये किसी ने नहीं बताना कि आपने बच्चों की तरबियत करनी है, ये किसी ने सिलेबस में नहीं आपको लिख के देना कि आपने तरबियत कैसे करनी है। हर बंदे का अंदाज अपना है तरबियत करने का। तो टीचर को ऐसा बनना चाहिए कि लोग उससे सीखें, लोग उससे डरे नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में कोई क्वेश्चन बच्चा पूछ ले तो उसको इस तरह से रिस्पांस दिया जाता है कि एग्जाम में आपको इसका जवाब मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ग्रज टीचर में नहीं होना चाहिए कि वो ग्रज निकाले बच्चों पे, बच्चों को पॉइंट आउट करे और बच्चों को इस तरह से रिएक्ट करे कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन ही ना पूछे। अच्छा, उसमें क्या होगा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक तो टीचर का बन गया और एक बच्चे की पर्सनैलिटी में नेगेटिव एक इम्पैक्ट बन गया कि वो आइंदा किसी से भी क्वेश्चन करते हुए, सवाल करते हुए, डिस्कस करते हुए, शेयर करते हुए घबराएगा, कतराएगा और अवॉइड करेगा। और बहुत सारी बातें हमारी अंदर ही रह जाती हैं सिर्फ इसी डर की वजह से जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने या हमारे घर ने, इवन घर में भी बच्चे को टोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि आप खामोश रहो। उससे नुकसान क्या होता है कि आपका बच्चा, चाहे आप घर में ये पाबंदियां लगा रहे हैं या आप स्कूल में ये पाबंदी लगा रहे हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आपका बच्चा नफसियाती तौर पर एक दबाव का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि हम सोसाइटी में हर तरफ एक आपको पैनिक नजर आएगा। हर बंदा कोई भी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। हर बंदे के अंदर अपने ही खौफ, डर और इस तरह के एहसास मौजूद हैं जो कि मनफी तासुर देते हैं उसकी पर्सनैलिटी पे। और यही वजह है कि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है, हमारे यहाँ डाइवोर्स की रेशो बढ़ रही है। इस तरह के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी में वो हर तरफ नजर आते हैं। और मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे तालीमी इदारे तरबियत नहीं कर रहे, वो सिर्फ नंबर गेम के पीछे। माजी में कभी नहीं आपने सुना होगा किसी के 90 नंबर आए हो। 60% नंबर वाले को फर्स्ट डिवीजन कहा जाता था और बड़ा लाइक फाइक समझा जाता था। अब 60 वाले को ना लाइक समझा जाता है। अच्छा, तब क्या होता था, तब पढ़ाई के साथ साथ तरबियत का एलिमेंट होता था। चाहे पढ़ाई और पढ़े लिखे कम लोग थे लेकिन वो आम लोगों से ज्यादा वेल मैनर्ड थे, तरबियत याफ्ता थे। लेकिन आज डिग्रियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई है, नंबर बहुत ज्यादा हो गए हैं। 90+ वाले बच्चों की लाइनें लगी होती हैं, लेकिन आपको वो तरबियत का एलिमेंट नजर नहीं आता। हर तरफ बदतमीजी और हर तरफ इररिस्पेक्ट और बाकी सारी चीजें जो है इसी तरह से जब जिस तरह से हम बात करें एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन और सोसाइटी में समझती हूँ एक दूसरे के लिए लाज़िम और मलज़ूम है। अगर हम सोसाइटी की बका के हवाले से बात करते हैं तो हमें एजुकेशन पर फोकस करना होगा। ऐसे लोग बनाने होंगे जो इस सोसाइटी को एम्पावर कर सकें, इस सोसाइटी को परवान चढ़ा सकें, जिसमें पॉजिटिविटी भी हो, जिसमें एजुकेशन भी हो, जिसमें शाउर भी हो। तो यहाँ पर मोहम्मद नारू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे कि नंबर गेम पे हम लोग चले गए हैं। अब देखें PhD बहुत आम हो गई हैं, फिर बहुत आम हो गया, रिसर्च डिग्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन्स ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्किल्स नहीं आ रही। तो ये जो नंबर गेम है इसने किस तरह से इंसान को मुतासिर किया है? क्या इसने तख्लीकी सलाहियतों को भी कहीं ना कहीं मुतासिर किया है आपकी नज़र में? महविश, पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, बात इस तरह से है, अभी जैसे हमने नंबर गेम की बात की, इससे कबल हमने मटीरियलिस्टिक अप्रोच की बात की कि हम फ़कत अपने तक महदूद होकर रह चुके हैं। देखें, मादियत परस्ती या कुछ भी है, तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कौन से वो लोग हैं, ऐसे लोग कहाँ से लाए जाएं।
जो सोसाइटी में तब्दीली लाएं। तो देखें, आज से कुछ अरसा कबल या यूँ कह लें कि 80 की दहाई में, 90 की दहाई में हमारे पाकिस्तान में वो माएँ मौजूद थीं जो बाकायदा बच्चों की तरबियत उस अंदाज में करती थीं। अब इतनी ज़्यादा मादियत परस्ती आ गई है कि बच्चे को, मुझे याद पड़ता है कि मेरी वालिदा हमें कहा करती थी कि ये जो आपका लंच बॉक्स है, टिफ़िन है, ये आपने शेयर करना है। और हम बाकायदा ब्रेक में एक दूसरे के साथ, मेरे साथ वाला क्या लाया है मैंने वो ले लेना और खुद का उसको देना, शेयरिंग पॉइंट होता था। अब क्या होता है कि अब चूंकि हम भी एक अर्सा तक टीचिंग से रहे हैं तो बाकायदा कहा जाता है कि जनाब आपने अपना लंच बॉक्स शेयर नहीं करना, किसी को आपने एक पैसा भी नहीं देना, अलग होकर सेपरेट होकर बैठना है, इसमें मैंने जैम ज़्यादा लगाया, मक्खन ज़्यादा लगाया तो ये तुमने ही खाना है। तो बच्चे से बचपन में ही वो चीज़ परवान चढ़ाई जा रही है कि तुमने फ़कत अपना सोचना है। अच्छा, वो जब पटरी पे माँ, चूंकि अव्वलीन दरसगाह होती है, सबसे पहली दरसगाह है, सबसे पहली तरबियत गाह है बच्चे की, तो जब माँ मोटिवेटेड होगी और माँ ये कहेगी, माँ उसकी तरबियत इस तरह करेगी, तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा भलेगा भूलेगा और माशरे के लिए भी बेहतरी का आंसर बनेगा, किसी न तरीके बेहतर साबित होगा। अच्छा, स्कूलिंग पर आ जाए हमारी, जब वो स्कूलिंग भी इसी तरह से हमारी एक घुटन में हो जाती है, अपने तक महदूद रहने में हो जाती है, घर की डांट डपट अलग है, स्कूल का माहौल अलग है, और अगर सरकारी स्कूल है तो फिर टीचर की डांट डपट अलग से है, और जो अजहान खुलने हैं या जो फिर शेयरिंग होनी है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने हैं, तो वो भी करने का मौका नहीं मिलता है। तो मजमूई तौर पर इसका आगाज हमारे घरों से होना चाहिए, हमारे घर के माहौल से होना चाहिए। अब घर का माहौल डिपेंड करता है कि वहां पर पढ़े लिखे अफराद हैं, नहीं है, कैसे भी नहीं है। अब यहां पर पढ़े लिखे वाली बात भी सुन ले, अब जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा तरबियत याफ्ता भी हो। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 5-5, 8-8 जमातें पढ़ रखी हैं, लेकिन उनका रहन सहन, उनकी तरबियत, उनकी बोलचाल ऐसी है कि वो लगता है कि जनाब ने अच्छी खासी कोई डिग्री ले रखी है। और एक तरफ हमें पढ़े लिखे अफराद भी चुनिंदा चुनिंदा ऐसे दिखाई देते हैं कि जनाब इनका पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो बुनियादी जो अंसर है हमारी सोसाइटी में अब वो क्या है कि हमने मादियत परस्ती से निकलकर, इनफरादियत से निकलकर इज्तमाइयत की जानिब आना है। तो उसकी जानिब जो अव्वलीन चीज़ें हैं वो हमारे घर का माहौल है कि हमने खुद को पहले खोलना है कि जनाब हम दूसरों के बारे में भी कुछ सोच सकें। ऐसे ही हमारा अब तालीमी निज़ाम है। हमें नहीं पता कि किस प्रोग्राम में कितने बच्चे हैं, कौन सा प्रोग्राम चुना जा रहा है, क्या किया जा रहा है, और उसके बाद पंजाब 5 साल बाद कहां पे खड़ा होगा, किस डिग्री में। ऐसे ही पंजाब से लेके आप वफाक में चले जाएं, किसी दूसरे सूबे में चले जाएं, तो धड़ल्ले के साथ डिग्रियां करवाई जा रही हैं, प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता सोसाइटी में इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, कौन सा प्रोग्राम ज्यादा बढ़ चुका है, उर्दू वाले ज्यादा हैं, IAS वाले ज्यादा हैं, इंग्लिश वाले ज्यादा हैं, मैथमेटिशियन ज्यादा आ चुके हैं, तो कहां पे हमने एडजस्ट करने हैं। तो बाकायदा जो एक तालीमी हमारा निज़ाम है, इसकी जो मनसूबाबंदी है, बाकायदा प्रोग्राम्स दिए जाएं कि आपने इस डिग्री में ये बच्चे हैं, अब यहाँ पे है जी इतने हमारे पास सीटें हैं, उतने हमने कर लिए, वो सारे के सारे ग्रेजुएट भी हो चुके, अब वो सारे के सारा जो क्रीम है, जो भी कर करके वो सोसाइटी में आ गया, लेकिन आगे उनके बाद में जाकर और मसाइल हो जाते हैं, जॉब्स के मसाइल हैं, कुछ मसाइल हैं। तो यहाँ पर एक जो प्रॉपर मनसूबा साजी है, मनसूबा बंदी है, उसके लिए क्या करना है कि आपने इस मामले को पहले तो लेना संजीदा, बिल्कुल सीरियस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ कंप्रीहेंसिव प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीडबैक अप्रोच के हवाले से हम बार बार बात करते हैं कि फीडबैक लाजमी है मुतल्लिका स्टेक होल्डर से, ताकि जब भी पॉलिसीज़ मुरातिब कराई जाएँ तो उस फीडबैक से हम बेहतरी की जानिब जाएँ। फर्दर भी एजुकेशन निज़ाम के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, और एजुकेशन के साथ साथ अगर हम बात करें तो तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तालीम और तरबियत जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी में एक निखार लेकर आती है। इसी के साथ साथ हम डिफरेंट एंटिटी के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें हमारा एजुकेशन सेक्टर भी आ जाता है, जिसमें हमारा घर भी आ जाता है, और जिसमें हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, टीचर आ जाते हैं। तो एजुकेशन और जो तरबियत है, इसे प्रमोट करने के लिए टीचर और वालिदैन के जो रोल है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जहांगीर अशरफ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम सोसाइटी की 2 इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ के हवाले से बात करें, पेरेंट्स हैं और टीचर हैं, और टीचर के लिए क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दौर बहुत एडवांस हो गया है, जिद्दत आ गई है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, पेरेंट्स के रोल को भी उसी तरह से समझने की ज़रूरत है। तो क्या ये दोनों एंटिटीज़ अपना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रही हैं? अच्छा, आज के दौर में मुझे ये लगता है कि पेरेंट और टीचर जिनको आपस में अलाइन होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए बच्चे की ग्रूमिंग के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे से काउंटर है।
अच्छा, क्या होता है जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो होना तो ये चाहिए कि बच्चे को हम किस तरह से मजीद बेहतर बना सकते हैं। उसमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं। पेरेंट कहते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये कैसे रिजल्ट है, हम इतनी फीसें क्यों दे रहे हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और जो स्कूल है वो कहते हैं जनाब हम तो स्कूल में अच्छा खासा पढ़ाते हैं, घर में आप कुछ नहीं करवाते। तो दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है और हमारा जो बच्चा है वो मजीद बेहतरी की तरफ जाने के बजाय वो और बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब देखें जिसको कहा जाता है ना ट्राइएंगल के पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट, तो तीनों ने एक ही फोकस रखना है कि बच्चे की बेहतरी। लेकिन क्या होता है मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है कि जनाब स्कूल वाले कहते हैं जी घर में आप टाइम नहीं देते, घर में आपके घर की वजह से बच्चा जी बिगड़ रहा है, स्कूल में अच्छा खासा टाइम गुजारता है। तो इसी तरह से स्कूल वालों पर कई तहफ़्फ़ुज़ात पेरेंट्स को होते हैं। हालांकि मिलकर होना चाहिए कि बच्चे में ये कमियां नज़र आ रही है तो हम मिलकर इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो रुझान है कि पेरेंट टीचर की हम आहंगी हो, इसकी बहुत कमी है। तो हमें तमाम पेरेंट्स को, तमाम टीचर्स को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम एक तो बच्चे के सामने कोई ऐसी बात ना करें जिससे पता चले कि टीचर और पेरेंट्स आपस में बन नहीं रही, एक दूसरे के खिलाफ हैं। जैसे ये पॉइंट होता है ना तो बच्चे को किसी एक साइड पे होना होता है, तो मोस्टली बच्चा तो पेरेंट के साइड पे ही होगा ना। और दूसरी बात कि अगर पेरेंट टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो बच्चा क्यों करेगा। तो हमारे यहाँ जब से ये एजुकेशन कमर्शलाइज हो गई है, ज़्यादा फीसों वाला कल्चर आ गया है, एलीट स्कूल्स आ गए, तो तब से टीचर जो है ना वो उसकी रिस्पेक्ट वो नहीं रह गई। बच्चा और पेरेंट उसको समझता है कि हम इसको पे कर रहे हैं और ये सैलरी ले रहा है और ये हमारे बच्चे का मुलाजिम है। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जब होम ट्यूशन और इस तरह की चीज़ें, तो हमारे टीचर की रिस्पेक्ट जो है वो भी दाव पे लगी हुई है। अच्छा, इसमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का है। टीचर की इज्जत बढ़ाना पेरेंट ने, बिल्कुल उसकी इज्जत पे अगर कोई दाग लग रहा है तो उसमें भी पेरेंट्स जिम्मेदार है। क्योंकि अगर बच्चे के सामने टीचर के साथ आप जैसा रवैया रखेंगे, जैसा लहजा होगा और जैसा आप बिहेव करेंगे, तो बच्चे को उसी से टीचर की अहमियत का अंदाजा होगा कि आया कि मैंने उसकी रिस्पेक्ट करनी है या टॉन्ट करनी है या मैंने उससे सख्त लहजे में बात करनी है। तो हमारे, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो एक तो बच्चे के सामने और बच्चे के सामने ना होते हुए भी टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट दे, और टीचर को भी चाहिए कि वो पेरेंट्स को ये ब्लेम गेम ना करे कि हम स्कूल में तो अच्छा खासा पढ़ाते हैं, घर में कुछ नहीं करते। तो इससे आपका फासला बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि जो पेरेंट और टीचर है ये आपस में फासले ना हो और बच्चे को कभी ये एहसास ना हो कि मेरा जो टीचर है उस पर मेरे पेरेंट आके चढ़ाई कर देते हैं। तो अगर बच्चा कोई शिकायत करे भी तो उसको आप सेपरेटली डील करें। कभी भी बच्चे के सामने टीचर के हवाले से, स्कूल के हवाले से आप चढ़ाई वाला मामला ना करें। बिल्कुल इसी तरह उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे की पर्सनैलिटी पर भी, और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, उस टीचर के माइंड में भी बच्चे के लिए वो मोहब्बत, वो प्यार, वो रवैया नहीं रहेगा जो एज अ स्टूडेंट उसका और टीचर का होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स और टीचर के दरमियान। अगर चाहते हैं कि हम एक ऐसी नस्ल जो है वो परवान चढ़ाएं जो सोसाइटी की पॉजिटिविटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित हो। यहाँ पर मोहम्मद इनारो, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हम टीचर और पेरेंट के रोल के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक गैप स्टूडेंट और टीचर के दरमियान भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन निज़ाम है वो मुतासर हो रहा है। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी जिसके हवाले से हम अक्सर बात करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। इस गैप को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? अच्छा देखें, जो तालिब इल्म है ना सीखने वाला, और जो वाक़तन पढ़ने जाता है, तो उसका तो यही मकसद होता है कि वो जो उसके जहन में सवालात हैं, जो उसका टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको वो क्लियर करें। और उस हद तक जब हम क्लासरूम की बात करते हैं, क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है या बच्चा क्लियर नहीं कर पा रहा अपनी बात या सवाल नहीं पूछ पा रहा, तो पहले तो उसमें है क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है कि जो मुतल्लिका टीचर है जिस सब्जेक्ट का है, क्या उसने माहौल इस तरह का डेवलप किया हुआ है जिसमें जो तलबा हैं वो बाआसानी सवाल पूछ सकें, बाआसानी चीज़ों को रोक कर आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा, हमारे यहाँ पर टीचर्स के मुनफरिद रवैये होते हैं इस हवाले से। एक होता है कि जी मैं अपना 15 मिनट का जो लेक्चर है वो मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद आप नोट करते जाएं साथ साथ सवाल, तो उसके बाद मैं इकट्ठे जवाब दूंगा। कुछ टीचर्स कहते हैं कि जैसे ही आपको किसी को कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई भी मसला होता है, तो आप
हाथ खड़ा करें, मैं तभी रोककर आपकी बात क्लियर करूंगा। कुछ का होता है कि आप नोट कर लें, हम बाद में उसको देख लेंगे। अब यहाँ पर ये तीनों रवैये तो समझ में आते हैं कि जी टीचर ने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोहलत दी, उनको वक्त दिया कि आप लोगों के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी सवाल होगा आपका, मैं उसको क्लियर करूंगा। लेकिन कुछ हमारे टीचर्स ऐसे होते हैं माशाल्लाह से, बहुत पहुंची हुई हस्तियां होती हैं वो, जो आगाज में ही कह देते हैं कि मैंने एक बार बताना है, बार बार ना मुझसे पूछना, ध्यान से सुनना, कान खोलकर बैठो, इधर उधर बातें नहीं करनी, फलां नहीं करना, तो अटेंटिव हो जाओ। अच्छा, ये जो अब रवैया है, अब कोई भी इतना वहां पर जो सामने लोग बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, वो हश्तम का है, हफ्तम का है, शिशम का है, छठी का, सातवीं का, आठवीं का स्टूडेंट है, तो वो इतना कोई नहीं है माहिर या माहिर उलूम के उसने एक ही बात आपकी बात सुननी है, और आप भी इस कदर ज्यादा पहुंचकर नहीं पढ़ा रहे कि आपने एक बार बताना है तो उसको अजबर हो जाना सब कुछ। तो यहां पर ये गुंजाइश रखनी चाहिए क्लासरूम को। क्लासरूम एक दरसगाह है, सीखने की जगह है, वहां पर आप प्रोफेशनल नहीं बनने बैठे हुए, आप सीख रहे हैं, एक वक्त आएगा कि आप प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो जब स्टूडेंट में ये चीज होगी कि एक अब स्टूडेंट्स की भी एग्जाम है, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें तरबियत का काफी ज्यादा फुकदान होता है, और वो टीचर को एक पेड बंदा समझ के फकत उसको डील कर रहे होते हैं, और जानबूझकर क्लास का एनवायरनमेंट खराब करते हैं। उनको तो फिल फोर मतलब कि उनके पेरेंट्स के साथ डील करना चाहिए, टीचर्स को स्कूल इंतजामिया से डील करना चाहिए, और अगर नहीं बात बन रही तो उसको क्लास से बाहर निकाल दें, बिल्कुल, ताकि ताकि दूसरी क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो खराब ना हो। लेकिन जहां पर दोनों रवैये संजीदा हैं, स्टूडेंट्स की जानिब से भी और टीचर की जानिब से भी, तो वहां पर कम्युनिकेशन गैप सवाल ही पैदा नहीं होता कि रह जाए। टीचर खुद फिक्रमंद होता है, इसकी उसको होती है तशवीश कि मैंने अपना जो टॉपिक है वो मुकम्मल क्लियर करना है, एक एक बच्चे को चीज मैंने सिखानी है, बतानी है। और मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो लेसन प्लानिंग ही दो तरीके से करते हैं, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए और एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। एक ही क्लास होती है लेकिन निसाब आगे पीछे चल रहा होता है। ब्रिलियंट स्टूडेंट उसको एक दिन में डील कर रहा है, और जो एवरेज स्टूडेंट है वो 3 दिन उस टॉपिक पे लगा रहा है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर वो दोनों को दोनों बराबर होते हैं। ये भी टीचर का कमाल ही होता है। तो आज आकर जो लुब्बे लुबाब है, जो मजमुआ कलाम है, वो ये है कि अगर हमारा टीचर प्रोफेशनल है और वो पढ़ाने को फकत अपनी ड्यूटी नहीं समझ रहा, ड्यूटी आवर्स पूरे नहीं कर रहा, उसका मकसद ये है कि मैंने जो पढ़ाया है, जो समझाया है, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आए। देखें, आपने अच्छा पढ़ा दिया, अच्छा समझा दिया है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उसका रिजल्ट अच्छा ना आए। आपने कॉन्सेप्चुअली बच्चे को रीड करवा दिया, आपने उसको अजबर चीज करवा दी, आपने टेस्ट में भी उसको काफी दफा रिवीजन करवा दी, आपने अब पूरा साल उसको तैयार कर दिया, तो फिर ये नहीं होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी वैसे अटेम्प्ट ना कर पाए चीजें। अब यहाँ पर चीज ये आ जाती है कि जो जदीद दौर है और जो हमारा टीचर है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्या ये तीनों बैक वक्त एक जगह पर पहुंच चुके हैं? जो हमें आ जाकर फेस करनी पड़ती हैं चीजें एग्जाम्स में, कि क्लासरूम में हमने एनवायरनमेंट अच्छा कर दिया, वीकली टेस्ट हुए, बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी थी, मंथली टेस्ट हुए, बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी थी, 3 मंथ के बाद हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर की वालिदैन के साथ, वो भी अच्छी थी। लेकिन एनुअल एग्जाम्स के बाद पता चला कि बच्चे के पास वो ऐसी रिपोर्ट नहीं है, या ऐसी वो नहीं परफॉर्म कर पाया चीजें जैसी वो दिख रही थी। तो यहां पर फिर होता है कि जनाब आपने जो स्कूल में रिपोर्ट तैयार की वो क्या थी? तो उसके लिए क्या होता है कि आप बाकायदा जो जैसे काम करवाया जाता है, बिल्कुल बोर्ड क्लासेस हैं, आप पेपर स्कीम से, पेपर पैटर्न से मुताबिकत रखते हो, चीजों को समझते हो, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर मुताबिकत रखते हो। तो जब सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी और जदीदियत को, अलूमियत को और साथ में जो क्लास का इल्म है, इन सबको इकट्ठा करके चला जाएगा, तो यकीन माने कि कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता है। और टीचिंग तो ऐसा शोबा है, ऐसा काम है जिसमें आप बड़ी दिलजमी के साथ आगे बढ़ते हैं। और इनको हम वैसे भी एक नोबल प्रोफेशन है जिसको हम बकिया जो प्रोफेशंस हैं उनसे हट कर देखते हैं कि एक टीचर का जो तकद्दुस है, जो एहतराम है, जो इज्जत है, वो बकिया से हम ज्यादा करते हैं, या वो इसका, या यूं कह लें कि वो इसका रिस्पेक्ट का हामिल है बंदा। अब आ जाकर जो काम खराब करता है उसमें टीचर की अपनी बड़ी एक कोताही होती है, जिसमें वो खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि अगर अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे, अगर अपनी ड्यूटी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, और स्कूल की जो क्लासरूम से ज्यादा स्कूल की तंजीमों में ज्यादा माशाल्लाह से मुदाखलत है उनकी, और सियासत में ज्यादा मुदाखलत है, तो जाहिर बात है माहौल खराब होता है। तो आ जाकर आपने करना ये है कि आपकी जो क्लास है, जो भी चीजें हैं, अब बच्चे को, जैसे हमने कम्युनिकेशन की गैप की बात की है, तो बच्चों को आप डेली की सतह पर, अगर आपकी क्लास में सरकारी स्कूल में तो ये मुमकिन नहीं है माजरत के साथ, अगर एक क्लास, एक जमात में 90 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, तो आप इंडिविजुअली किसी को डील नहीं कर पाएंगे। 10 से 15 डील कर लेंगे, 20 डील कर लेंगे। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पर जो टीचर्स हैं, यहां पर मैं मीडियोकर स्कूल्स की बात कर रहा हूं, जो एलिट स्कूल्स हैं वो तो वैसे ही बहुत आगे की चीजें हैं ना, जो मीडियोकर स्कूल
स्कूल्स हैं जहां पर हम कहते हैं कि हमारा आम शहरी इस तरीके से बच्चे को पढ़ा लेता है कि उसका बच्चा पढ़ लिखे जाए, तो वहां पर ये जो टीचर्स है 30 से 35 क्लास में स्टूडेंट्स हैं या 25 हैं, तो वहां पर इंडिविजुअल डीलिंग बड़ी जबरदस्त होती है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स की साइकी जानता है टीचर, और टीचर को जानते होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर के हवाले से अक्सर हम बात करते हैं कि वही स्टूडेंट ज़्यादा कामयाब होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये कहाँ पर क्लियर होंगे? जब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। क्लास एनवायरनमेंट के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है एजुकेशन के हवाले से, और एजुकेशन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तब भी एजुकेशन के सहारे हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है, ये किस तरह से हमारे एजुकेशन निज़ाम को मुतासिर करे। लेकिन एक और डिफरेंस जहांगीर हम देखते हैं, वो डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के डिफरेंस, जिसकी वजह से एक ट्रेंड सेट हो गया कि पेरेंट्स का जो एतमाद है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। दूसरी जानिब वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मैं ये भी समझ रही हूँ कि वहाँ पर थोड़ा सा एहसास कमतरी पैदा हो रहा होता है शायद, या क्या रीज़न्स हैं कि हमारे यहाँ ये दो इदारे एक साथ बराबर नहीं चल पा रहे। क्या हमारी पॉलिसीज़ उस तरह से बेहतरी, यहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है? आपकी नज़र में क्या है ये जिसकी वजह से हमारे ये दो जो इदारे हैं ये पैरेलल चल रहे हैं? एक हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सुनी सुनाई बातों पे बहुत जाते हैं। हर इलाके में सिचुएशन डिफरेंट है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर करीबी गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं और प्राइवेट स्कूल उतने अच्छे नहीं हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर के स्कूल बहुत अच्छे हैं, वहां पर गवर्नमेंट का करीब कोई अच्छा स्कूल नहीं है। इस हवाले से तमाम जो पेरेंट्स हैं उनको बिलखसूस ये चाहिए कि वो जब भी अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना हो तो पहले विजिट करें अपने करीबी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इदारों को। सही। अच्छा, रीज़न ये होती है कि हमने ये एक बना लिया है माइंडसेट कि जनाब गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं हैं और प्राइवेट अच्छे हैं। जबकि मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल जो कि इस वक्त 1-2 हज़ार रुपया फीस ले रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट से भी बिलो है। वहाँ पर इन्वायरमेंट गवर्नमेंट से भी फारिग है। तो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर वो 1-2 हज़ार रुपये देकर अपनी अना की तस्कीन के लिए बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि वो करीबी किसी गवर्नमेंट अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को भेज दें। एक तो उनका 1-2 हज़ार रुपया वो बच सकता है। गवर्नमेंट के स्कूल में इस वक्त बहुत अच्छे स्कूल भी हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट में अब मेजॉरिटी जो टीचर्स है वो, क्योंकि पिछले कई साल से जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो मिनिमम पहले ग्रेजुएशन थी, उसके बाद मास्टर्स। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि स्ट्रीट स्कूल या 1-2 हज़ार रुपये लेने वाले, वहाँ आज भी मैट्रिक इंटर पास टीचर मौजूद है, वही पढ़ा रहे। अच्छा, अब जो टीचर खुद कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, उसका अपना विजन क्या होगा, उसका एक्सपोजर क्या होगा, ठीक है, और उसका अपना नॉलेज क्या होगा, जो खुद अभी मैट्रिक है, इंटर है। अच्छा, वो बच्चे को क्या स्कोप देगा, क्या विजन देगा, क्या आइडियाज देगा और क्या इंटरेक्ट करेगा? वो तो सिर्फ किताब पढ़ाएगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि अक्सर टीचर समझते हैं कि किताब पढ़ा देना ही टीचिंग है। अब बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि वो शायद 20-30% है किताब पढ़ाना। उससे अदर जो आप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे की लर्निंग होती है, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बच्चे की असल तालीम और तरबियत है। तो हमारे यहाँ ये पेरेंट को समझना चाहिए कि ये मिथ अब टूटती भी जा रही है। बहुत अच्छे गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे इदारे मौजूद हैं। ये नहीं कह सकते कि सारे ही प्राइवेट सेक्टर वाले अच्छे नहीं हैं या सारे प्राइवेट वाले बहुत अच्छे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि तमाम ही गवर्नमेंट स्कूल फारिग हैं और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में। इस वक्त बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर गवर्नमेंट में अच्छी पढ़ाई हो रही है, एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है और वहाँ पर हेड अच्छे हैं। तो उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि हेड और टीचर्स इनको विजिट करें, आप उनसे मीटिंग करें, मुलाकात करें। और प्राइवेट सेक्टर में भी एटलीस्ट अपनी क्लास, जो क्लास में अपने बच्चे को दाखिल करवाना है, उसकी टीचर से एक बार बात कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितने पानी में है। तो हमें ये एक
सुनी सुनाई बातों पे जी कि गवर्नमेंट स्कूल फारिग हो चुके हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाता नहीं है। इश्यूज गवर्नमेंट के अलग हैं कि वहाँ पर टीचर की शॉर्टेज है, वहाँ पर मसाइल हैं, वहाँ पर शायद मिसिंग फैसिलिटीज़ प्राइवेट से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आप अपने करीब तरीन तालीमी इदारों को कंपेयर ज़रूर करें, सिर्फ सुनो सुनाई बातों पर या किसी के कहने पर आकर अपने बच्चे का मुस्तकबिल दाव पर ना लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि अगर उसको टीचर ऐसे मिल गए जो खुद उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ किताबें पढ़ाकर अपनी बरीउज़्ज़मा हो जाते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। और आपने इन्वायरमेंट भी देखना है कि क्या गवर्नमेंट से भी बदतर सूरत हाल तो नहीं उस स्कूल में जहाँ पर आप बच्चे को भेज रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से। तो ये कंपैरिजन पेरेंट को खुद करना है। हर जगह पर, हर इलाके में हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट स्कूल ही नंबर 1 है। बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट स्कूल भी नंबर 1 है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल ना होने की वजह से या अच्छा ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बिल्कुल इसी तरह से एट दी एंड जो इंसान के लिए मैटर करता है वो क्वालिटी एजुकेशन मैटर करती है, वट एवर प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है। लेकिन विजिट जो है वो लाजमी करें। जब भी आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन करें, कोशिश करें वहाँ पर टीचर्स के साथ मीटिंग करें, कम्युनिकेशन करें। इस तरह से आप समझेंगे कि आपके जो बच्चा है वो कौन सी एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और किस तरह से वो बेहतर बन सकता है। यहाँ पर मोहम्मद नारू मैं आपसे ये सवाल करूँगी, हम इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, एक डिफरेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ एक इम्पैक्ट छोड़ता है इंसान की पर्सनालिटी पे, वो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है। क्या यहाँ पर डिफरेंसेस आप समझ रहे हैं कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट उस तरह से नहीं प्रोवाइड किया जाता स्टूडेंट्स को जिसका जो नतीजा है वो प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें देखना पड़ता है? महविश, यहाँ पर हमने बेशतर तज़किरा किया है, बारहा हमने तज़किरा किया है कि हम इस मामले में शायद अब भी बहुत पीछे हैं। सवाल करना, सवाल का जवाब देना, या फिर हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। हमने सवाल की सख्ती को अदब के साथ हमने मिला लेना है कि अगर स्टूडेंट ने ऐसा सवाल पूछ लिया है जो कि मुतल्लिका उस्ताद पर नागवार गुजरा है, तो वो उसकी बेअदबी में आ जाएगा या फिर वो अदब का तकद्दुस पमाल कर देगा। तो अभी तक हम इन बुनियादी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए। हत्ता कि क्लासरूम में आपका जो मिजाज है और आपके स्टूडेंट का जो फ़र्क है वो यही होना चाहिए कि उस्ताद टीचर, बकिया जो इल्म का मामला है उसमें सवाल के ऊपर कोई किसी किस्म का बैन नहीं होना चाहिए कि आप सवाल नहीं कर सकते, सवाल कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बेशतर चीज़ें हैं जो टीचर के साथ बाआसानी शेयर की जा सकती हैं, टीचर के साथ बाआसानी पूछी जा सकती हैं और टीचर उसका जवाब दे सकता है। लेकिन जैसे हमने अभी गुज़श्ता ब्रेक में बात की कि ये टीचर के ऊपर मुनहसर है कि वो अपनी क्लास का माहौल कैसा रखता है। कि एक टीचर है, उसकी जो क्लास है पूरी की पूरी, अब देखें एक दिन में अगर 6 से 7 पीरियड हो रहे हैं एक स्कूल में, तो कुछ टीचर्स के लिए जो बच्चे हैं वो काफ़ी मुतजस्सिस हैं और सोच रहे हैं कि कब सर का पीरियड आएगा या कब मैम का पीरियड आएगा, मैम कब आएंगी, सर कब आएंगे। तो वो क्या है कि एक पढ़ाई तो है, लेकिन उस शख्स ने, उस टीचर ने अपनी शख्सियत के साथ मुंसलिक कर लिया स्टूडेंट्स को, और वो स्टूडेंट्स अब पढ़ने के साथ साथ उसकी क्लास को इंजॉय भी करने लगे हैं। जब ये चीज़ आ जाती है कि आप पढ़ाई को साथ में उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अपने इल्म में इजाफा भी कर रहे हैं, एक तो बच्चा उकताएगा नहीं, तालिब इल्म हो या वो तालिबा है, वो बिल्कुल भी उकताएगी नहीं। दूसरा, वो हर दिन प्रिपेयर होके आएगी कि मैंने ये काम करना ही करना है। और दूसरी जानिब आप क्लास का माहौल इतना संजीदा बना देते हैं, इतना सख्त बना देते हैं कि बच्चा भी डर रहा है, खौफ खाए हुए कि मैंने सवाल पूछा तो क्या कहेंगे। जैसे कि टीचर की अक्सर आदत होती है कि अगर स्टूडेंट ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका सर पैर नहीं है, तो सबसे पहले टीचर जो है वो खुद उसका मजाक बनाएगा, मजाक उड़ाएगा और टीचर के पीछे पूरी की पूरी क्लास हंसना शुरू कर देगी कि सर हंसे हैं तो हमारे ऊपर भी वाजिब हो गया है। अब जिसने सवाल किया है वो पूरा साल उठ नहीं पाएगा, आइंदा वो जुर्रत नहीं कर पाएगा कि मैंने कोई सवाल करना है। तो सवाल छोटा बड़ा सही गलत नहीं होता, सवाल सिर्फ सवाल होता है, उसका जवाब सही गलत होता है, वो टीचर के ऊपर मुनस्सिर करता है उसने क्या देना है। तो क्लास में एक आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि जिसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट भी और सबसे एवरेज स्टूडेंट भी उससे लोअर स्टूडेंट भी सब अपना एक जैसा तकद्दुस जानते हुए बिला किसी तफरीक के सवाल कर सकें। तो वो एक बेहतरीन एनवायरनमेंट है क्लास का, जहां पर स्टूडेंट्स अपने एक दूसरे को बराबर समझते हैं। अब बच्चा वीक है पढ़ाई में,
सलाहियतें उसकी कम हैं, ये बात एक अलग होगी, लेकिन मौके क्लास में सबको एक जैसे मुहैया करना ये उस्ताद की जिम्मेदारी है। अब हमारे उस्ताद ने जब ये टीचर ने क्लास का माहौल बना लिया तो यकीन माने एक वैसे ही इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है कि मैं और मेरे साथ बैठा हुआ जो तालिबे इल्म है वो डिस्कशन पहले ही शुरू कर देगा पीरियड से कि आज सर ने ये बात करनी है, अच्छा इसका तुमने कुछ सोचा, ये कुछ है, ये तुमने ये भी पढ़ा है, मैंने भी ये पढ़ा है, इस पे क्या बनता है तुमने देखा है, चलो किताब खोलते हैं। अब उससे पहले वो जो एक क्लास का रिवायती माहौल है, टीचर आया क्लास में, सब खड़े हुए, उसने लिखा कमरा जमात लिखा, बोर्ड के ऊपर लें जी अपनी डायरीज निकाल लें, क्या मिला था रिवाइज कर लें। अब इससे हटकर स्टूडेंट्स पहले ही प्रिपेयर हैं और वो तैयार हैं कि सर ने आना है, मैम ने आना है, हमने ये चीजें करनी है, आज ये भी पूछनी है, और उससे पहले उन्होंने रिवीजन करके रखी हुई है। अब देखें इस क्लास के माहौल में और वो क्लास का माहौल जहां पर सख्ती ही सख्ती है, खौफ ही, रोजाना काम याद करवाया जा रहा है, रट्टे लगवाए जा रहे हैं, याद पे याद चीजें हो रही हैं, लेकिन आज आके आउटपुट कोई नहीं है, वो एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से कन्वेंशनल टीचिंग मेथड से निकलना होगा और जितना अच्छा क्लासरूम का एनवायरनमेंट होगा स्टूडेंट उतना बेहतर तौर पर सीख सकेगा। फर्दर भी एजुकेशन के हवाले से हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो एम्पावर हों, उनमें क्वालिटीज़ आएँ, स्किल्स आएँ, तो हमें कन्वेंशनल टीचिंग मेथड से निकलना होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या हमारे टीचर जो हैं उस तरह से अप टू डेट हैं? अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सेक्टर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो दुनिया काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर गई है। ऐसे में अगर हमारे जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड होंगे तभी वो स्टूडेंट को आगे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पास आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पर जहांगीर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने एजुकेशन को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की कि आखिर कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है, कहाँ पर निज़ाम बेहतर चल रहा है, इसी के साथ साथ टीचर के रोल के हवाले से बात की, तो क्या टीचर्स को अप टू डेट रखने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ऐसा कोई इनकाद किया जा रहा है? इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, गवर्नमेंट में वैसे तो ट्रेनिंग सेक्टर का रुझान काफ़ी ज़्यादा है और वक्तन फ़वक्तन टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है, लेकिन इस हवाले से कि हम अपनी टीचिंग को एडवांस करें, एडवांस टीचिंग मेथड्स क्या हैं, पूरी दुनिया में किस तरह पढ़ाया जाता है, एआई को किस तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है क्लासरूम में, ये हमारे यहाँ एक हमें फुकदान नज़र आता है ट्रेनिंग सेक्टर में कि किसी भी सतह पर गवर्नमेंट ने कोई ताहाल ऐसा प्लान मुरतब नहीं किया कि हमारा टीचर जो है उसको इतना स्किलफुल बनाया जाए कि वो एआई टूल्स को अपने क्लासरूम में यूज़ करे। कि पूरी दुनिया में इस वक्त एजुकेशन में मर्ज किया जा रहा है एआई को, और एआई को इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों की लर्निंग के लिए और इस तरह के मुख्तलिफ, ताकि बच्चे की अब देखें बच्चे ने अब दुनिया में जाके compete करना है, तो उसके लिए उसको जब तक लेटेस्ट ट्रेंड्स का नहीं पता होगा, लेटेस्ट स्किल्स का नहीं पता होगा। हमारे यहाँ अलमिया यह है कि हमारे जितने भी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हमारे एंड्रॉयड है या कोई भी लैपटॉप है या टैबलेट है, उसको एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको बच्चे इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस साइड पर लेकर आए कि हमारे पास जो भी गैजेट है, चाहे वो मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, उसको हमने एजुकेशन पर्पस के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि तमाम बुक्स को ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर दिया गया। इवन बहुत सारे ऐसे इंग्लिश समेत तमाम जो साइंस के मज़ामीन हैं उसके लेक्चर तक मौजूद हैं गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, लेकिन ना हमारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स उसको यूज़ करते हैं, ना प्राइवेट सेक्टर के उसको यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ चीज़ें मौजूद होने के बावजूद, रिसोर्सेज होने के बावजूद, एक तो ट्रेनिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और उसके अलावा बच्चे को जब तक टीचर की तरफ से कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगी वो खुद हमारी डिवाइसेस को एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेगा। हमारे यहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चे लैपटॉप को, कंप्यूटर को असाइनमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इससे पहले कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि मैट्रिक लेवल या उससे पहले ही बच्चों को असाइनमेंट बेस या प्रोजेक्ट बेस काम की तरफ लेकर आते हैं, लेकिन हमारा अलमिया यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन हमारे जो हैं वो सिर्फ किताब तक महदूद रहते हैं। वो समझते हैं किताब का रटा लगवाकर हमने बच्चे के अच्छे नंबर दिलवाने और पेरेंट के लिए हमारा इमेज तभी बनेगा। हमारे यहाँ कभी भी इस चीज़ पर फोकस नहीं किया गया कि हम बच्चों को, टीचर को इस साइड पर लेकर आएँ कि वो जो भी गैजेट यूज़ करते हैं उसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करें। टीचर खुद से अपनी वीडियोस बनाकर भी बच्चों के साथ शेयर कर सकता है। मुख्तलिफ ऑलरेडी यूट्यूब पर
अवेलेबल जो स्टफ़ है अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट वो भी चीज़ें शेयर कर सकता है। अब देखिए साइंस के प्रैक्टिकल्स अगर आप वीडियो की सूरत में बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो वो कितना ज़्यादा उसको एंटरटेनिंग होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि हम हर स्कूल में वो प्रैक्टिकल अमली तौर पर नहीं करवा रहे, हम सिर्फ प्रैक्टिकल भी किताबों में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से। और आखिर में जो प्रैक्टिकल के नंबर लगते हैं वो सिफारिश से लगते हैं। हमारे यहाँ कोई बगैर सिफारिश के बच्चे के पूरे नंबर नहीं लगते प्रैक्टिकल में, वो जो मर्जी अच्छा कर ले। लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट इस पर भी सोच रही है कि शायद प्रैक्टिकल को हम खत्म कर दें, क्योंकि अब इसमें अगर सिफारिश से नंबर लगने हैं तो ये 30, हाँ, तो इसलिए अब गवर्नमेंट इस साइड पे तो जा रही कि प्रैक्टिकल को ख़त्म कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको हमें डिजिटल की तरफ जाना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चों को आप डेमोन्स्ट्रेशन उसकी वीडियोस की शक्ल में दिखा दें, अगर आपके पास रिसोर्सेज उसको प्रैक्टिकली करवाने के दिखाने के नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टफ़ ऑलरेडी यूट्यूब पर या इस तरह चैनल्स पर मौजूद है। लेकिन अलमिया फिर भी वही है कि ना हमारा टीचर, ना हमारा बच्चा, ना हमारा पेरेंट मोबाइल को एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें कि बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है, दुनिया जो है ग्लोबल नेटवर्क बन गई है, हर इंफॉर्मेशन वो एक क्लिक पर हमारे पास मौजूद है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को यूज़फुल बनाना जो है एक स्टूडेंट का काम है, टीचर का काम ये है कि वो गाइडलाइन प्रोवाइड करे, और पेरेंट्स का काम मैं यहाँ पर ये समझती हूँ कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखे। इस तरह से ये तीन एंटिटीज़ जो हैं वो मिलकर एक मौसर नेटवर्किंग बना सकती है, जो हमारी यूथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक और जो है जिम्मेदार हैं, मैं समझती हूँ कि हमारी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए वो गवर्नमेंट सेक्टर, मैं समझती हूँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि हम जिस चेंज के हवाले से बात करें वो चेंज हमें होता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर मोहम्मद इनारू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर आप एज अ ऑब्जर्वर देखें पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज़ को व्हेन इट्स कम्स टू एजुकेशन, आप किस तरह से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जिस जिद्दत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिस एजुकेशन निज़ाम की तब्दीली के हवाले से बात कर रहे हैं, अब ये पॉलिसीज़ जो है वो मौसर तौर पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं? मैं भी देखें, अगर तो पंजाब की हम दूसरे सूबों से मुवाजना करें तो बिलाशुबा पंजाब उस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन हम पंजाब में जब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि आया आप इस बजट लगा रहे हैं, आप लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, आप गैजेट तकसीम कर रहे हैं, आप बाइक्स भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, आप स्कूटी भी दे रहे हैं स्टूडेंट को, आप क्लास का माहौल भी बेहतर करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इस्तेमाल है चीज़ों का, या उसके बाद भी हमारे पास वो तख्लीकी जहन बरामद नहीं कर पा रहे हैं, हम वो तख्लीकी जहन आ नहीं पा रहे, हम वही निज़ाम के साथ चलते जा रहे हैं आगे और उसी के साथ हर चीज़ की भरमाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आया कब हमने ऐसे साइंटिस्ट लाने हैं जो कुछ नया करें, ऐसे डॉक्टर्स लाने हैं जो कुछ नया करें, ऐसे टीचर्स लाने हैं जो कोई नई चीज़ मुतारिफ करवाएं, जो तरीका तालीम को बदलें, ऐसी नई चीज़ें हमने कब करनी है। तो उसका जब इस जानिब हम देखते हैं तो आगे सिर्फ हमें अंधेरा दिखाई देता है कि हम इस कदर ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं तो उसके समरात कहाँ पर हैं। तो अगर वो सम्राट नहीं आते, इसका मतलब ये है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, हम गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए भी उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो यहाँ पर एक मिल बैठने की ज़रूरत है और फिर वो तरीका तालीम को राइज करने का, और बाद में हमने उस सम्राट को हासिल करने के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी और मुहतात होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर कि आया जो हम काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, क्यों हमारा जो तालिबे इल्म है वो अपनी डिग्री मुकम्मल होने के बाद उसको शायद कामयाबी की कुंजी यही दिखाई देती है कि मेरा मुस्तकबिल इस मुल्क से बाहर है, और अगर अच्छा डॉक्टर बन जाता है तो वो भी सोचता है यही है कि शायद बाहर जो काम हो रहा है वो यहाँ पर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर किन लोगों ने टिकना है, यहाँ पर किन लोगों ने रुकना है, और इस मुल्क वो जो हमें सब कुछ दे रहा है हमने इस मुल्क को क्या देना है, और ये जो जज्बा हुब्बुल वतनी है या मुल्क के लिए जो हमने कोशिशें करनी है या इसकी बेहतरी के लिए कुछ कोशिश करनी है, तो वो कौन लोग होंगे। अब उन लोगों के इंतखाब के लिए हमें अपना सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, तालीम के हवाले से, जदीदियत के हवाले से, और बिलखसूस जो हमारी क्लास का माहौल है, स्कूल का माहौल है, यूनिवर्सिटी का माहौल है, वो तख्लीकी बनाना होगा। पुराना माहौल इसमें तब्दीली नहीं ला सकता। तरह से एनवायरनमेंट के हवाले से भी बात कर रहे थे, पॉलिसीज़ हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंज अगर रिक्वायर्ड है तो वो चेंज लाजमी है, फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इनारू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम, क्योंकि एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है किसी भी सेक्टर के लिए, वो हमारा IT सेक्टर हो, वो हमारा कंप्यूटर की कोई भी फील्ड हो, लेकिन ये तब बेहतर है जब हम देखेंगे कि जदीद ट्रेंड क्या है, किस तरह से हम इस पर वर्किंग करके इसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें हम सब मिलकर अपना अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। नई दुनिया नई जिद्दत, हम बात कर रहे हैं कि दुनिया जो है किस तरह से तेज़ी से रिवॉल्व हो रही है। हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है। आर्टिफिशियल दौर जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आ गया है। ऐसे में एजुकेशन ट्रेंड भी चेंज हो रहे हैं। कन्वेंशनल एजुकेशन से हटकर अब जदीद एजुकेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं, जो कि आज के दौर की अहम ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग जो कि जदीद एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ रहे हैं। ऐसे ही दो ख़ास मेहमान जो हैं वो हमारे आज के गेस्ट हैं। मैं बगैर किसी ताख़ीर के तारुफ करवाना चाहूँगी राव मोहम्मद इकबाल साहब का। आप इंचार्ज IT सेक्टर सैलानी वेलफेयर हैं और इसी के साथ साथ आप डायरेक्टर हैं नेक्स्ट टेक स्किल्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? सिटी 41 का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस इशू पे जो है ना वो बात हो रही है। बिल्कुल, कन्वेंशनल एजुकेशन जो है इसके हवाले से हम बात कर रहे थे और इसमें जिद्दत आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है साकिब सरवर ने। आप CEO हैं नेक्स्ट टेक स्किल्स के हवाले से और इसी के साथ साथ IT एक्सपर्ट भी हैं, IT माहिरीन भी हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं ताकि जो दुनिया है, अगर एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात करें, इंफॉर्मेशन दौर में जा रही है तो यहाँ पर भी ये इस जिद्दत को जिस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत हम मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम गुड। सबसे पहले राव मोहम्मद इकबाल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि अब जो दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये सहूलत नहीं रह गई, ये ज़रूरत रह गई है, ज़रूरत बनकर रह गई है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आज के दौर में किस तरह से इसके स्कोप को आपकी नज़र से अगर देखा जाए तो क्या है? अभी तक ना हम ये 2-4 साल पहले तक तो ऐसे था कि कन्वेंशनल हमारी जो थी एजुकेशन थी, रवायती अंदाज में हम इसी तरह से फिजिक्स में मास्टर कर रहे हैं, केमिस्ट्री में था, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग थी, MBBS है। फिर अब ये देखा है कि जो हमारा ज़माना बिल्कुल यानी सडन चेंज इसमें आई है कि पूरी वर्ल्ड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई और डाटा साइंसेज की तरफ चली गई है। फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट की तरफ चली। टोटल बिजनेसेस जो वो बेस कर रहे हैं अब IT के ऊपर। अब आप ये देखें कि पहले हम बाजार में कोई बिजनेस शुरू करते थे तो बहुत महंगी किस्म की दुकान लेना पड़ती थी, फिर उसमें सामान रखना पड़ता था, तो बड़ी कॉस्टली था। अब लोग घरों में बैठ के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं और वो सहूलत जो बाजार में मिलती थी अब लोगों को घरों में मिलती है। अब घरों में चलना फिरना जो है वो इतना आसान नहीं रहा, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, पार्किंग के इश्यूज हैं। अब लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आसानी के साथ आपको घर के डोर स्टेप पे आपको यानी वो चीज़ अवेलेबल होती है। डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, लोग अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो सामान जो है आसानी से जो है वो वहीं पे, जैसे आजकल होम डिलीवरी है खाने वाने का, घर बैठे यानी आपको सहूलत मिल जाती है कि राइडर आपको घर पे दे जाते हैं। सेम इसी तरह से आपकी प्रोडक्ट आपके घर में आ जाती है। तो अब ये क्योंकि कस्टमर को एक सहूलत मिल गई है, तो उस लिहाज से लोग जो है वो बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हैं। तो अब ये जरूरत बन गई है कि लोग अपना बिजनेस घरों में आ गया है, बाजारों से निकल के घरों में आ गया है और करोड़ों का अरबों का बिजनेस जो है वो अब घरों में बैठ के जो है वो बच्चे कर रहे हैं, यंगस्टर कर रहे हैं। अब क्योंकि ये नॉलेज है, ये सारा क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है और अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अब आप देखें हमारी जो पेस है, रफ्तार है, वो इतनी यानी कि स्लो हो गई है कि अगर हम हमारे जो कन्वेंशनल जो सब्जेक्ट थे जो बेसिक है उससे हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हम इनको, क्योंकि ये एक हमारी बेसिक ज़रूरत है, ज़रूर है। लेकिन हमको जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमने दुनिया को मीट करना है, चैलेंजेस को मीट करना है, उनको कंपटीशन में आना है, अपनी प्रोडक्ट को पूरी वर्ल्ड में जो है इंट्रोड्यूस कराना है, तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट सेल होगी, यही तो हमारा बिजनेस है, हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब जो बच्चा जिसने FA BA किया है या मास्टर किया किसी सब्जेक्ट में, अब वो बंदा जो है अगर उसके पास स्किल नहीं है तो वो इस तरफ नहीं आ सकेगा, ठीक है। अगर इस तरफ आना है, कंपटीशन में आना है, compete करना है पूरी वर्ल्ड को और अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना है, तो डेफिनेट उसके पास एक नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज कौन सा, स्किल होनी चाहिए। और स्किल कहाँ पे बेस करती है? IT पे। अगर आपको कंप्यूटर की नो हो है, आपको पास नॉलेज है, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ये मशीनरी है, छोटी सी है, लेकिन पूरी वर्ल्ड में इसका कनेक्शन है, पूरी वर्ल्ड के साथ। आप उस मशीन के जरिए, छोटे से लैपटॉप के जरिए पूरी वर्ल्ड को जो आप जो है वो कन्वे कर सकते हैं और अपनी मार्केट जो है वो फैला सकते हैं पूरी वर्ल्ड में, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो लिहाजा अब ये हमारे पास जो IT का जो रेवोल्यूशन आया है,
ये अब इस तरह से है कि जो बंदा पीछे रह जाएगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, तो अब हमें अपनी नई नस्ल को इस तरफ लाना है ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को पूरी वर्ल्ड वाइड जो है ना उसको इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, अपनी मार्केट को जो है वो सर्च करें, फिर उसके बाद जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो उसको सेल करें। बिल्कुल इसी तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात हो गई है कि अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया को कम्पीट कर सकें तो हमें भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इससे हम आहंग होना होगा। और यहाँ पर चैलेंजेस भी होते हैं, जाहिर सी बात है इंसान इन चैलेंजेस को टैकल कर सकता है। यहाँ पर मैं साकिब सर्वे साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने भी बात की कि मौजूदा IT सेक्टर के दौर को आप किस तरह से देखते हैं, इसी के साथ साथ बीइंग एक्सपर्ट आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं IT सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? एक स्टूडेंट है या एक बच्चा है, अगर वो इस फील्ड में आना चाहता है तो उन्हें किस किस बातों को मद्देनजर रखना होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितना भी हमारा सिस्टम है जो कि कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम या जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है, वो डेप्रिकेट हो चुका है, अब हम उसके ऊपर चल नहीं सकते। मेरी जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं वो मल्टीनेशनल है। मैं 2020 में आई केम बैक टू पाकिस्तान, कोविड के डेज थे और यहीं से रेवोल्यूशन का जो है ना वो आगाज़ हुआ था, जब लोगों ने घर बैठ के अपने बिजनेसेस किए तब ये चीज़ें डेवलप हुई। तो जब मैंने पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान का IT सेक्टर और जो इंटरनेशनल IT सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा गैप था। उसमें जो सबसे जो मेजर मुझे इशू लगा वो इसमें एजुकेशन के अंदर, क्योंकि एजुकेशन ही आपकी जो सी है वो आपको एक जनरल एजुकेशन है जिसमें अगर हम मैथ देखें, अगर हम फिजिक्स देखें, अगर हम बायो या केमिस्ट्री देखते हैं, उसकी फर्दर आगे बहुत सारी जो सी हैं वो शाखें हैं, ब्रांचेज हैं। तो जब एक बच्चा जो सा है इतनी सारी बुक्स पढ़ रहा है इकट्ठी, तो उसको अपनी डायरेक्शन का नहीं पता। बिल्कुल इसी तरह से। तो अगर एक एजुकेशन सिस्टम या एक तालीम, एक स्पेसिफिक एजुकेशन हो जाए कि मतलब एक डायरेक्शन उसकी डिसाइड कर दी जाए, उसके करियर को देखते हुए, उसको एनालिसिस करते हुए कि इसका ये करियर पाथ बनता है, बच्चे को ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो जब वो उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम देखेंगे कि ये इसका करियर पाथ बनता है तो उसके ऊपर हम उसको लगा देंगे। वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वो डिजिटल मार्केटिंग हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो वेब एंड ऐप डेवलपमेंट हो, वो कोई भी इससे जो है रेलिवेंट फील्ड हो। बेसिकली थैंक्स टू पाकिस्तान गवर्नमेंट के ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि अब स्किल बेस्ड एजुकेशन लॉन्च हो चुकी है कि आप शॉर्ट कोर्सेज करते थे, अब शॉर्ट कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप 9th 10th से ही, और इसमें इंटरमीडिएट के अंदर भी 11th 12th जो इंटर है हमारा FSC टैग को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, मैट्रिक टैग और इंटर टैग। ठीक है। इसमें क्या बच्चा अब क्या करेगा, बच्चा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जगह अब स्पेसिफिक एजुकेशन पढ़ेगा। उसमें डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें वेब एंड ऐप डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ई-कॉमर्स है, और उर्दू इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो अपनी जगह हैं इस्लामियात। तो जब बच्चा इस एक स्पेसिफिक एजुकेशन से स्टार्ट करेगा तो वो डेफिनेटली आगे जब यूनिवर्सिटी में मूव करेगा तो वो अपना करियर और अपना पैथ को डिजाइन। असल में मसला क्या है कि सबसे पेनफुल क्वेश्चन ये है कि जब एक बच्चा ग्रेजुएशन करता है ना, तो ग्रेजुएशन करने के बाद वो पेरेंट्स से कहता है कि, या अपने बड़ों से कहता है, टीचर से कहता है कि व्हाट शुड आई डू नाउ। दिस इज अ रियली पेनफुल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस के पेरेंट्स मिलियंस रुपीस उस पर इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और जो टीचर्स जो से उसके ऊपर मतलब एफर्ट्स कर चुके होते हैं। एट द एंड ये क्वेश्चन जो सा है ना, उसको मीन्स कि अपनी डायरेक्शन ही नहीं पता कि वो किस साइड को जाए। अब उसने जो एजुकेशन अगर IT के अंदर की है तो वो कहीं और अपनी फील्ड को चेंज कर जाता है या कहीं मजदूरी कर जाता है, और कई ऐसे भी सिनेरियोज हैं कि वो अपने सुसाइड वाली साइड के ऊपर भी चले जाते हैं। ऐसे भी हमें काफी सारी जो होती है न्यूज मिलती हैं। बेसिकली जब वो अपनी एक पैथ को डिसाइड कर लेगा तो देन उसके अंदर वो प्रोफेशनल होगा और आगे जाएगा और वर्ल्ड को लीड करेगा। और पाकिस्तान को इस टाइम फाइनेंशियल के क्राइसिस हैं, और अगर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करता है तो डेफिनेटली डॉलर्स आएंगे। पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी है और पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल जो है उनका सिस्टम वो बेहतर होता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से है, बिल्कुल इसी तरह से है। स्किल्स इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एजुकेशन के साथ साथ। हम देखते थे कि कन्वेंशनल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है या वो IT सेक्टर में जाना चाहता है तो वो इंटरमीडिएट में जाकर ICS करेगा और उसके बाद वो आगे फर्दर वेरिएशन चूज़ करेगा। लेकिन अब जो है दौर बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, जिद्दत आ गई है, तो यहाँ पर एजुकेशन निज़ाम में भी जिद्दत लाने की ज़रूरत है।
अब जो है वो मैट्रिक टेक आ गया है, इंटरमीडिएट टेक आ गया है। तो यहाँ पर सवाल मेरा साकिब सरवर साहब आपसे ये है कि अभी जिस तरह से आपने मैट्रिक टेक के हवाले से बात की और उसके बाद इंटरमीडिएट टेक के हवाले से बात की, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इसे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या इनकी जो डिग्री का लेवल है, जैसे हम बात करें इंटरमीडिएट के लेवल के बाद, ये सेम ऐसे ही होगा कि यहाँ पर ये जिसे शॉर्ट कोर्सेज कहते हैं ये एज अ कंसीडर्ड होंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा वंस अगेन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिटी 41 का और आपका महेश कि आप लोगों ने यहाँ पर हमें लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बुलाया। और दुख की बात ये भी है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ को ऐड करूंगा कि लोग काफ़ी सारे लोगों को अवेयरनेस इसमें आ चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारा एक ऐसा हमारे यहाँ है मेजॉरिटी जिसको अभी हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और सिटी 1 ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। बेसिकली जो इसमें एजुकेशन सिस्टम है ना, अभी भी हम इसकी कैंपेन्स वगैरह भी चला रहे हैं, उसमें हमें इश्यूज ये आ रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो इसको शॉर्ट कोर्स समझते हैं। बिल्कुल बेसिकली ये शॉर्ट कोर्स नहीं है, ये जो कोर्सेज हैं उसको एजुकेशन के साथ मर्ज कर दिए। अब ये आपकी प्रॉपर एजुकेशन है, ठीक है। तो बच्चा अब जो है वो प्रॉपर एजुकेशन सीखेगा और इसके अंदर हम सबसे जो एक अपना क्लेम कर रहे हैं कि बच्चा 2 साल के अंदर अपना बिजनेस, अपना सेटअप हम उसको जो है वो रन करके देंगे और वो सीखेगा और अपना सोसाइटी के अंदर नाम बनाएगा। और इंशाल्लाह ताला जो हमारे नेक्स्ट टेक स्किल से स्टोरीज जो सी हैं वो निकलेंगी और बच्चा जो सा है वो खुद भी स्टेबिलिटी होगी, कम्युनिटी के लिए भी काम करेगा और पाकिस्तान के लिए भी जो है वो उसको उसका फायदा होगा। बिल्कुल इसी तरह से है। अगर हम बात करें एजुकेशन के साथ साथ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमने अपनी ज़िंदगी को देखना होता है, जिसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है, जिसमें हमारी काबिलियत भी आ जाती है, जिसमें हमारी स्किल भी आ जाती है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जब BS की डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो उनके पास कोई स्किल नहीं होती। तो यहाँ पर हमें अपने एजुकेशन निज़ाम में थोड़ी सी कमी महसूस हुआ करती थी कि क्यों ना हम इस तरह से प्रोफेशनल बनाएं जिनके पास स्किल भी हो, जिनके पास डिग्री भी हो, वो IT सेक्टर में अच्छा काम करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करें, ताकि जिद्दत आ जाए। जिस चेंज के हवाले से बात करें वो चेंज आ जाए। तो जो है नेक्स्ट टेक जो है ये ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं जिनका जो लेवल है वो इंटरमीडिएट के इक्वली है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्किल जो है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी स्किल सीखनी है इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान का जो कंपैटिबिलिटी लेवल है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है कोई अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो अपने अंदर के स्किल को किस तरह से पहचानें इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के हवाले से बात करें तो बहुत जिद्दत आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक के जिसे कहते हैं एक क्लिक पर दूर है, एक क्लिक के दूरी पर है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि आज के दौर की डिमांड के हवाले से तो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो BS में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें बेसिक स्किल्स उस तरह से नहीं पता होती। तो जब अगर बेसिक स्किल्स हम जाकर किसी डिग्री में एडमिशन लेंगे तो यकीनन इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो फीडबैक होगा वो बेहतर होगा, जिसका असर ना सिर्फ ड्यूरिंग दी डिग्री आपकी स्टडी पर होगा, बल्कि जब आप डिग्री से पास आउट होंगे तो आपके पास एक स्किल मौजूद होगी। तो यहाँ पर राव मोहम्मद इकबाल साहब आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि हमने IT सेक्टर को डिफरेंट पहलू से देखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पे भी। बीइंग अ IT एक्सपर्ट आप किस फील्ड को रेकमेंड करते हैं? कौन सी फील्ड जो है वो आजकल के दौर में स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है? अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करें, किस तरह से एक स्टूडेंट अपने अंदर की छुपी जो तख्लीक है या स्किल है उसे पहचान सकता है कि ये फील्ड जो है ये मेरे लिए बनी है? देखें, जब वक्त गुजरता गया ना तो हालात भी बदलते गए। अभी जब हमारा दौर था तो UET में जब दाखिला लेना होता था तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे टॉप पे थी मेरिट में। तो अब यूनिवर्सिटीज़ का ये हाल हो गया कि अब वो जो मेरिट जो है वो बिल्कुल जो रिवर्स होते जा रहे हैं। ठीक है, कभी सिविल इंजीनियरिंग बहुत टॉप पे था, तो अब वक्त गुजरता गया है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जब ये जो अचानक रेवोल्यूशन आई, जिस तरह से अभी साकिब भाई कह रहे थे कि जो कोरोना आया ना तो लोगों ने घर में बैठ के बिजनेस किया, तो उसके बाद फिर जो है ना ये इंट्रोड्यूस हो गए शॉर्ट कोर्सेज वगैरह, स्किल जो है। अभी जिस तरह से साकिब साहब कह रहे थे कि हम जो है वो FSC जो है वो करवा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल यानी टेक के हिसाब से। टेक से मुराद है कि FSC जो है वो डेटाबेस है, FSC AI है, FSC जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, FSC ई-कॉमर्स है। अब जो है वो रिप्लेसमेंट हो गई है सब्जेक्ट की।
तो अब मैं ये समझता हूँ कि कुछ से चंद साल पहले तक ये कंप्यूटर साइंस पीक पे था। अब कंप्यूटर साइंस जो है वो अपनी जगह उतनी नहीं बना सका, वो वापस आ रहा है। लेकिन अब हमारे पास जो है ना वो कह लें कि डेटाबेस वो टॉप पे जा रहा है, एआई जो है वो टॉप पे जा रहा है। अब हमें जो है ना डेटाबेस और एआई को फोकस करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि इसकी जो है डिमांड ज्यादा है पूरी वर्ल्ड में, और इवन के जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे अमेरिका है, जर्मन है, उसमें जो है जर्मनी है, उसमें जो है ना ये डेटाबेस की तो कह लें कि इतनी डिमांड है यू कांट इमेजिन। और वो हमें एक्सपर्ट कहाँ से पैदा करने हैं? वो जाहिर है हमारे जो एशियन जो स्टूडेंट हैं, हम बड़े इंटेलेक्चुअल, हमारे पास जो है हमारे पास स्टाफ जो हमारा ये बहुत इंटेलिजेंट है, बड़े मेहनती हैं, और ये बच्चे जो है उनकी डिमांड भी है। अब आप जर्मनी में जाएंगे तो सबसे पहले जिसने डेटाबेस में जो है वो मास्टर किया हुआ है या एक्सपर्ट है, उसको फौरन वीजा लग जाता है। इस तरह अमेरिका में भी, और ये डेवलप कंट्रीज है। तो लिहाजा अब हम अपने बच्चों को अब इन साइंस की जो सब्जेक्ट है हमारे आईटी के, इनमें लेके आए। उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, फिर वेब डेवलपमेंट भी है, फिर उसके बाद हमारे एआई है, और उसके बाद जो डाटा साइंसेज है, ये हमारे पीक के हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हमारे पीक के अब जो टॉपिक हैं, हमारे सब्जेक्ट हैं। तो अब हमें अपनी नई नस्ल को इसकी तरफ लाना पड़ेगा, और बल्कि बच्चे आ रहे हैं। अब आप देखें बाकी यूनिवर्सिटीज में दाखिला नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है, पहले ये था कि एडमिशन इतना होता था, इतना मेरिट होता था कि दाखिला नहीं मिलता था। अब यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी बीट से बाहर निकल गई, अपने एरिया से बाहर निकल के मार्केटिंग कर रही है ताकि वो अपना एडमिशन जो है वो पूरा कर सके। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना दाखिला पूरा नहीं अब कर पा रही। क्यों कि ज्यादातर जो हमारी जो नौजवान है, अब उनका जो रुख है, उनका जो ट्रेंड है वो चला गया आईटी की तरफ। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने वर्ल्ड के साथ चलना है। अब ये हमारी जो जंगें हुई, मतलब कि अब ये रूटीन सेट के मैं बात कर रहा हूँ, हमारी ये जो वार हुई है ये सारी आईटी की बेस पे हुई है। ठीक है, अब वो हमारी कन्वेंशनल वार नहीं रही। अब तो हमने कंप्यूटराइज सारा कुछ सिस्टम कर दिया। मिसाइल कहाँ पे जाएगा, किस हदफ पे जाएगा, कितनी इसको डायरेक्शन देनी है, किस स्पीड से होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये आईटी के हवाले से ही अब हैं। हमें अपनी नई नस्ल को अब आईटी में लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी ज़िंदगी का शोबा हम निकालें, उसमें आईटी जो है वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो चुका है। एजुकेशन हो गया, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर का निज़ाम हो गया, आईटी जो है वो आजकल के दौर की एक ज़रूरत है सहूलत के साथ साथ। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं साकिब सरवर साहब आपसे अगर बात करूँ तो हम देख रहे हैं कि आपने जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि मैट्रिक टेक है, इसी के साथ साथ इंटरमीडिएट टेक है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन करूं कि क्यों एक स्टूडेंट को मैट्रिक टेक में एडमिशन लेना चाहिए, क्यों एक स्टूडेंट को इंटरमीडिएट टेक के जो है क्लास में वो एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट है ना वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है जब उसने अपने करियर पाथ को चूज़ करना होता है। तो इस पर आप किस तरह से जवाब देंगे कि क्यों स्टूडेंट्स को ये डिग्री करनी चाहिए कन्वेंशनल स्टडी से हटकर? सबसे पहले तो जो नेक्स्ट टेक स्किल्स है, पाकिस्तान स्पेशली फैसलाबाद में ये पहला इदारा है जो कि टेक के ऊपर जो सा है ना वो अब कन्वेंशनल एजुकेशन से हट के करवा रहा है। और हम सबको पता है कि स्किल्स का आगे डिमांड है, और स्किल्स जो सा है वो उसमें आपको जो भी बच्चा उसको उसके लिए भी हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि एक एग्जामिनेशन एक सिस्टम बनाया है कि उसमें जो भी बच्चे का माइंड जिस साइड के ऊपर जाता है तो उस साइड के ऊपर हम उसको ले जाते हैं। और एआई, जैसा सर ने बताया, एआई हर फील्ड के अंदर जो सा वो चले। अब एआई को एक तो होते हैं बनाने वाले जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो मॉड्यूल्स और नई उसमें क्रिएशंस लेके आते हैं। लाइक जो पहले एआई थी जो हमने स्टार्ट किया था 2020 के बाद, कोविड के बाद, अब न्यू जो है एरा आ चुका है एआई असिस्टेंट का, एआई एजेंट्स का। लाइक अब इस तरह का सिस्टम आ चुका है कि जिस तरह हम एक बैठ के बात कर रहे हैं और हमारे फेसेस और हमारा जो गेस्चर पोस्चर सेम इस तरह का होगा। हमें ट्रेन करना पड़ेगा उसको, और कम्युनिकेशन जो सी है वो इसी तरह की हो रही होगी और कोई पहचान नहीं सकता कि ये एआई में जो सी है ना वो चीजें चल रही हैं। इसी तरह मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि यूएस के अंदर मिलियंस के अंदर जो एआई पाइथन के अंदर रिक्वायर्ड है। पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने क्या किया है कि अपनी जो एक्सपोर्ट्स की बुक्स हैं 5th ग्रेड 6th ग्रेड के अंदर पाइथन को ऐड कर दिया। लिहाजा इस एक छोटी सी एग्जांपल से अब ये उनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। वो चाहते हैं कि बच्चा जो उनसा है कि 5th 6th ग्रेड से कुछ आने वाले 5-7 सालों के अंदर 5 to 6 years के अंदर वो रेडी हो जाए, और जब रेडी हो जाए तो हम इसको यूटिलाइज कर सकें अपने सिस्टम के अंदर। तो लिहाजा इस बात से पता चलता है कि कितना जो सा है ना इसके अंदर स्कोप है, और ऑल ओवर द इंटरनेशनल जो है इसका एक स्कोप है। तो लिहाजा बच्चा बेशक डिजिटल मार्केटिंग, अब मैं एक बात कर रहा था कि जो एक बनाने वाले, दूसरे होते हैं जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। लाइक उसको ई कॉमर्स के अंदर इस्तेमाल करना है। लाइक आप सेल्स की जगह अब एक पर्सन बात करता है, फोन पे कम्युनिकेशन करता है।
अब वो ज्यादा से ज्यादा कितनी मैक्सिमम अपनी जो एक जॉब के अंदर 9-10 आवर्स के अंदर जॉब के अंदर कॉल्स कर सकता है? 200 300 कॉल्स कर सकता है। लेकिन जो AI असिस्टेंट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो 1 मिनट के अंदर लाखों कॉल्स कर सकता है। और एक बंदा तो थक भी जाता है, एक जो नॉर्मल पर्सन है वो थक भी जाता है, लेकिन AI नहीं थकता। तो वो कम्युनिकेशन भी कर सकता है, वो चैट भी कर सकता है। और इसमें भी एक लोगों में जो है वो कंफ्यूजन है कि ऑटोमेशन और जो है AI असिस्टेंट। ऑटोमेशन एक थोड़ी सी और चीज है, चीजों को तो हम ऑटोमेट कर देते हैं, उसको हम एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है AI असिस्टेंट। उसको आपको ट्रेन करना पड़ता है और उसमें एक फाइल्स को अपलोड करके उसको उनको मुकम्मल तौर पर ट्रेन करके उसको बता दिया जाता है कि आपने इस तरीके के साथ कम्युनिकेट करनी है। वो एज इट इज जैसे आपने उसको बताया, जैसे आपने उसको ट्रेन किया, तो वो ऐसे ही कम्युनिकेट करता है। वो सेल्स हो या मार्केटिंग हो। मार्केटिंग जो है उसे हम ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो सेल्स है वो है कन्वर्जन डिपार्टमेंट। दोनों की जरूरत है। मार्केटिंग में आप लीड्स लेके आते हो और उसने आगे उसको कन्वर्ट करना होता है। लिहाजा कोई भी फील्ड है, सबकी जो है अपनी अपनी जगह जरूरत है। और स्पेशली ई-कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ई-कॉमर्स का जो है वो एक जो है उसका टाइम आने वाला है। और लिहाजा ये जो है वो बेस्ट टाइम है कि अगर बच्चा जो सा है ई-कॉमर्स के अंदर आता है। और हमने अपने इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर 2 ईयर के अंदर बच्चों को अपने अपने ब्रांड स्टार्ट करवा के देने हैं। हमने ब्रांड्स के लेके सेल्स तक उसको मुकम्मल तौर पे AI के साथ सारा सिखाना है। और 2 साल के अंदर बच्चा अपना बिजनेस भी रेडी करके अर्निंग करता हुआ, और हम इसमें ये एक अपना दे रहे हैं कि बच्चा जो है वो आगे जाके यूनिवर्सिटी के अंदर खुद पे करेगा और अपने माँ बाप का भी बाजू बनेगा। सही, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें या पंजाब के हवाले से बात करें, तो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की एजुकेशन पे खतीर रकम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो चाहते हैं उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा बेहतरी की गुंजाइश होती है कि अगर एक स्टूडेंट है उसके पास स्किल होंगी। और आजकल मैं समझती हूँ कि ऐसा दौर है, अगर आपके पास स्किल है आप अर्निंग कर सकते हैं, और अर्निंग को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फर्दर हायर एजुकेशन के लिए। ऐसे में इंटरमीडिएट टेक जो है या मैट्रिक टेक है, ये वाकई अच्छा साबित हो सकता है। ना सिर्फ मैं अगर मटीरियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जानूँ या इनकम के हवाले से, बल्कि अगर स्किल्स और क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी जाहिर सी बात है, अब BS ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। तो जब आपको बेसिक्स किसी फील्ड की पता होंगी, तो आप जब उस फील्ड में एंटर होंगे, तो यकीनन जो आपका डिफरेंस है या बाकी लोग हैं जो इस डिग्री को नहीं जानते या पढ़कर नहीं आए, तो आप नुमाया वहाँ पर अपनी जो पर्सनैलिटी है उससे दिखा सकते हैं या शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद इकबाल साहब, आपसे मैं जिस तरह से यहाँ पर जानना चाहती हूँ, IT सेक्टर के हवाले से बात की, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की, तो ई-कॉमर्स के स्कोप को आप किस तरह से आजकल के दौर में देखें हैं? जिस तरह से साकिब सरवर ने बताया कि अगला जो दौर है वो ई-कॉमर्स का है, तो ये टाइम में किस तरह से स्टूडेंट जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? देखिए, हमारे जो शॉर्ट कोर्सेज हैं अब तो गवर्नमेंट ने फील किया है। अभी नेफ्टक ने जो है वो स्किल प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी कंट्री में। और जगह जगह पे जो है वो नेफ्टक के जो है हमारे पार्टनर जो है उन्होंने रजिस्टर्ड कर ली, जिसमें हमारा अदालत जो है वो भी उसका पार्टनर हो गया। और अब एक तो वो कि हम बार बार बात कर रहे हैं ना कन्वेंशनल एजुकेशन की, तो अगर बच्चा जो है वो स्किल लेता है, अब इवन अगर वो बच्चा BS कंप्यूटर साइंस भी है ना, अगर उसके पास स्किल नहीं है तो वो एक नॉर्मल एजुकेशन है उसके पास, तो वो उससे कुछ फायदा नहीं उठा पाएगा। अगर उसने बिजनेस करना है, जैसे ई-कॉमर्स की आप बात कर रहे हैं, आपने ये है कि आपने देखना है आपने प्रोडक्ट आपने कहाँ से लेनी है। आपने अपनी प्रोडक्ट को पहले डिजिटली मार्केटिंग करनी है उसकी, फिर उसको आपने देखना है कि मैंने इसको सेल कहाँ पे करना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये कॉमर्स में है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स लेके इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा के कहाँ पे सेल करना है। तो अब ये देखेंगे कि अगर आप बिजनेस करते हैं, जैसे आम रूटीन में एक बंदा जॉब करता है तो कहता है उसको कोई महीने के बाद जो है वो पे मिलती है, तो जो बंदा बिजनेस करता है वो तो डेली पैसे कमाता है ना। तो ई-कॉमर्स में आने का मकसद ये है कि जो लोग बाहर बैठे पहले बिजनेस करते थे मार्केट में बैठ के, अब घर में बैठ के कर रहे हैं। अब ऑनलाइन आप यानी अगर फर्ज करें आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, अगर आप IT के इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर तो अपनी प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं होती। जैसे अमेज़न है, दराज है, ये तो खुद तो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर, तो किसी कंपनी से लेते हैं, ठीक है, सेलर कोई और होता है, बायर कोई और होता है, वो तो एक एजेंट का काम कर रहे हैं और वो डॉलर्स में कमा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमें
अपनी ई कॉमर्स की तरफ अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट की, हमारे पास कपड़ा है, एक्सपोर्ट होता है, हमारी जितनी भी होजरी मेडअप्स हैं, हमारी क्लॉथिंग है, हमारा जो बेड शीट्स है, अगर हम ई कॉमर्स के जरिए ये बिजनेस करेंगे तो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बजाय इसके कि बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट फर्म बनाने की बजाय घर में बैठ के जो है वो अपना जो है बिजनेस लॉन्च करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कमाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की देंगे, डॉलर कमाएंगे। तो हमें ई कॉमर्स की तरफ आना पड़ेगा और अपने बिजनेस को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और जो बच्चे जितनी यानी कि स्किल रखते होंगे उतने अच्छा बिजनेस करेंगे। तो लिहाजा मेरी तो वालिदैन से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस तरफ लेके आए। अगर वो एफएससी मेडिकल भी कर रहा है, लॉ भी कर रहा है, कोई किसी और सब्जेक्ट में भी मास्टर कर रहा है, लेकिन वो स्किल जरूर ले। और स्किल के लिए तो गवर्नमेंट ने अब जगह जगह पे, जैसे सलानी वेलफेयर है, हमारे को 10-15 प्रोग्राम जो है वो एट ए टाइम चल रहे होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वो जो जदीद हमारा जो प्रोग्राम होता है पूरी वर्ल्ड में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने नेपटेक है, फिर PSDI है, जो हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो शॉर्ट कोर्सेज शुरू किए हैं, जगह जगह पे उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो है हमारी नौजवान नस्ल जो है वो स्किल हासिल कर ले और फिर वो अपने पांव पे खड़ा हो। और जब वो अपने पांव पे खड़ा होगा तो इस काबिल भी होगा, वो टैक्स भी देंगे, हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, फिर हमारी जो है वो प्रोडक्ट भी जो है वो सेल होंगी। तो ई कॉमर्स मैं ये समझता हूँ कि ये तो ये कह लें कि बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल इसी तरह ये तो बहुत बड़ी मार्केट है। अब ये छोटे छोटे, अभी आप ये ऊबर थी, फिर उसके बाद ये छोटी छोटी कंपनी है जो ऑनलाइन आपकी जो सहूलत देती है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जाहिर है ये सारी चीजें क्या है, ये सारा ई कॉमर्स ही है। बिल्कुल ई कॉमर्स में जो इंसान है या स्टूडेंट है वो अपना जो है वो करियर जो है सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में हमें थोड़ा सा स्किलफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब आप किसी भी बिजनेस में जाएं तो उसकी स्किल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। CTR 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम दौर की जिद्दत के हवाले से बात करें तो हर फील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है और इसी तरह से एजुकेशन में भी एडवांसमेंट आ गई है। कन्वेंशनल एजुकेशन से हटकर अब बहुत ज़्यादा नए कोर्सेज आ गए हैं, नई जिद्दत आ गई है, जो कि सीखना मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर एक चीज़ है, मैं ये कहना लाजमी चाहती हूँ हमारे देखने वालों को, कि हम देखते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स या सलाहियत छुपी होती हैं, लेकिन आपको अपनी जो स्किल है उसे देखना है। हो सकता है कि आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है कि आप अच्छे फ्रीलांसर तब बन सकते हो जब आप ई कॉमर्स को अच्छे तौर पे समझ पा रहे हो। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप एक अच्छा नाम बना सकते हैं। बस ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इस स्किल को अपने अंदर पहचानना है और जो फिर हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा हमें उससे चूज़ करना है। और आपकी आसानी के लिए हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने बात की कि इंटरमीडिएट टेक के हवाले से भी कोर्सेज हैं, मैट्रिक टेक के हवाले से भी कोर्सेज हैं। वो लोग जो स्क्रीन के उस पर हमें देख रहे होंगे तो यकीनन उनके ज़हन में एक सवाल होगा कि एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, इनटेक किस तरह से है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें साकिब सरवर साहब आपसे मैं हेल्प आउट लेना चाह रही हूँ कि वो स्टूडेंट जिनका थोड़ा सा माइंड बन गया है कि अब वो कन्वेंशनल एजुकेशन से हटकर जदीद एजुकेशन की तरफ आएँ, जिसमें आपने बताया कि मैट्रिक टेक है, इंटरमीडिएट टेक है, तो इस हवाले से थोड़ा सा एंट्री रिक्वायरमेंट के हवाले से आगाह करें कि क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से इनटेक हैं और कैसे एडमिशन लिया जा सकता है इन कोर्सेज में। हमने ना बेसिकली लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हमने एक आईटी कैंप लगाया था। इसका आईटी के हवाले से ही जो हम अपने स्किल्स करवा रहे हैं एजुकेशन के अंदर, उसकी बेसिस के ऊपर ही, ताकि लोगों को अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस देना बहुत ही हमारे लिए एक चैलेंज है जिसके लिए हम अपनी जो है वो एफर्ट कर रहे हैं। तो हम जो मैं बात कर रहा था कि 2 साल के अंदर बच्चे ने अपना जो है वो सेटअप स्टार्ट कर देना है और उसके अंदर उसकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास जो है 5 से 6 स्टोरीज माशाल्लाह अभी निकली है 2 महीने के अंदर। सक्सेस स्टोरीज है कि 2 बच्चों ने अपने परफ्यूम लॉन्च किए हैं। एक जो स्टूडेंट है, बच्ची है, उसने अपने सीरम्स कॉस्मेटिक्स की चीजें स्टार्ट की। एक और स्टूडेंट है, उसने अबाया का जो है वो अपना काम स्टार्ट कर दिया और उनकी कुछ ना कुछ उनके ऑर्डर्स भी स्टार्ट हो गए हैं और वो हमारे पेज के ऊपर जो है ना अवेलेबल है उनकी स्टोरीज भी। तो बेसिकली जो है बच्चा जो इसके अंदर एडमिशन उसके ये जुलाई के अंदर इंशाल्लाह हमने स्टार्ट कर देने हैं। उसके लिए हमने ये जो बच्चे हैं जिन्होंने आईटी कैंप किया है, इसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो उनसे हैं उनका इंटरेस्ट किस किस चीज की तरफ है। बेसिकली हम उनको अलाइन करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे। और जो अब न्यू एडमिशन, जो न्यू इनटेक करना है, बेसिकली हम 11th का इनटेक कर रहे हैं अभी राइट नाउ।
तो उसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे, उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, उसमें उनकी डायरेक्शन क्या है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। उसमें देखते हुए हम उनका जो है वो एडमिशन करेंगे। उसके लिए हमारा जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा कैंप। उसमें बच्चे आए, आके जितना भी वो हमारा कोर्स आउटलाइन है, कोर्सेज हैं, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, हमारा पैनल बैठा हुआ है, उनको मुकम्मल तौर पर गाइड करेगा और उनका एडमिशन करेगा। बिल्कुल, ये एडमिशन्स के हवाले से क्राइटेरिया जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर साकिब सरवर साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हमने अभी इनटेक के हवाले से बात की, ज़ाहिर सी बात है अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या छोटे बच्चों के लिए भी ऐसा कोई प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है या इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है? क्योंकि मैं समझती हूँ कि आजकल का दौर जो है वो हर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझ सकें, वो अपने अंदर की सलाहियत को पहचान सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एक अपना लिटिल चैम्प के नाम से एक स्टार्ट किया है, बच्चों के लिए कैंप स्टार्ट किया। उसमें बेसिकली जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक छोटी एज से लाइक उनकी फाउंडेशन बिल्ड होनी चाहिए। अगर वो उनकी फाउंडेशन बिल्ड होगी तो वो उनको आगे जाके स्किल्स सेपरेट से नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद अपनी डायरेक्शन लाइन कर लेंगे कि मुझे ये करना है, क्योंकि उनका माइंड प्रिपेयर ट्रिगर कर जाएगा, उनका जो माइंड है वो प्रिपेयर हो चुका होगा और उनकी फाउंडेशन बिल्ड होगी कि मुझे किस साइड के ऊपर जाना है। तो उसके लिए हम 3rd 4th ग्रेड से हमने स्टार्ट किया हुआ है कैंप। उसमें माशाल्लाह कोई 25 के करीब छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। उसमें हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और इंग्लिश कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, और इसके अलावा जो है एआई के ऊपर हम उनको ब्लॉक कोडिंग करवा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करवा रहे हैं, और मार्केटिंग सेंस को जो है वो उस पर अलाइन करते हुए कि आपने कैसे अपने जो है उसको आगे लेके चलना है। वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं बच्चे, टाइपिंग अपनी किस तरीके के साथ उसको फास्ट करें, और अपना टाइम जो सा है एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने में आप उसको किस तरह जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है ना वहाँ पर बच्चे को एक एसी बेस्ड क्लासेस दे रहे हैं, एक चिल इन्वायरमेंट में। हमारे जो ट्रेनर्स हैं ये जो बच्चों को करवा रहे हैं वो सारे अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मतलब एआई का एक अलग ट्रेनर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ट्रेनर अलग है, वीडियो एडिटिंग की अलग है, और जो है डिजिटल मार्केटिंग और जो अपनी वेब या कोडिंग के लिए जो है एआई के लिए हमने स्पेसिफिक एक उसको रखा है। तो छोटी जो सा एज से भी हमने इसको स्टार्ट कर दिया है करवाना, तो उसमें बहुत अच्छा हमारा जो चल रहा है। और पेरेंट्स को मैं दावत देता हूं कि आप सिर्फ ये बातों की हद तक नहीं है, आप आएँ, विजिट करें और हमसे टाइम लें और देखें, आके खुद पूछें बच्चों से कि वो क्या कर रहे हैं, और वो अपना काम भी दिखाएंगे और कॉन्फिडेंटली आपसे बातचीत भी करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर पेरेंट्स के हवाले से बात करें तो पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी में कामयाब हों। तो बच्चे जो हैं वो आपके तब कामयाब हो सकते हैं जब आप जो है उन्हें स्किल सिखाएंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। डिफरेंट आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद हैं और इस चीज़ को आप यूटिलाइज़ करें। और मैं समझती हूँ कि जो वक्त है ये एक पैसे की मानद है, इसे जितना अच्छे से हम यूटिलाइज़ करेंगे इतना ज़्यादा हम ज़िंदगी में अपने गोल्स और टारगेट जो हमने सेट किए हैं उन्हें अचीव कर सकेंगे। यहाँ पर राव मोहम्मद इकबाल साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, टेक स्किल के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमने इसे शॉर्ट लेवल पे भी समझा, थोड़ा सा इसका जो स्कोप है वो ब्रॉडर लेवल पे भी समझा। इसके साथ साथ अगर हम टेक स्किल्स को इंटरनेशनल लेवल पे देखने की कोशिश करें तो किस तरह से आप इस स्कोप को देखते हैं कि क्या वहाँ पर भी इन कोर्सेज की इसी तरह से डिमांड है जिस तरह से अगर हम यहाँ के हवाले से बात करें? जब अभी ये जो बात हो रही थी कि छोटे बच्चों को जो है वो इस तरह रागव करना चाहिए, और जिस तरह से ये साहब भाई कह रहे थे कि हमने उनके भी कोर्सेज शुरू करवा दिए हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि हमारा जो यूज़ था मोबाइल का, ठीक है, कि बड़ा इम्पैक्ट था नेगेटिव अभी आ रहा है कि हम तो बल्कि इसको जो है इंटरनेशनली जो है ना वो एडिक्शन में शामिल कर लिए कि जिस तरह से बाकी एडिक्शंस हैं, नशा है, इसी तरह से अब स्क्रीन एडिक्शन भी है कि लोग मोबाइल पे बैठे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उन बच्चों को जो है ना इस साइड पे लेके आए, तो अपनी जो एक्सपर्टीज जो है वो अपनी दिखाएं पब्लिक को, और फिर उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। फिर ये देखें, अभी साकिब भाई कह रहे थे कि इंटरनेशनली इतनी डिमांड है डाटा साइंसेज की कि अब जब हमारा बच्चा जब एक्सपर्ट होएगा, 4th क्लास से अगर वो बच्चा शुरू करेगा अपना ये सीखना, फिर उसके बाद जब जो है वो उसने मैट्रिक किया टेक के साथ, फिर उसने FSC टेक के साथ किए, और जिस तरह से साकिब भाई कह रहे थे कि अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सब्जेक्ट की जगह पे डिजिटल मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स है, वेब डिजाइनिंग है, AI है। तो इसमें जब बच्चा इस लेवल पे जब सीख लेगा, अब उसका जो है वो लेवल इंटरनेशनली क्या होगा, वो तो जाहिर है उसकी यानी अप्रोच जो है IT की बहुत अच्छी होगी। और जब वो इंटरनेशनली यूनिवर्सिटी में जाएगा,
वहाँ पे एडमिशन जो है वो हासिल करेगा। तो वहाँ पे अगर वो जब बीएस करेगा, एमएस करेगा, तो फिर तो उसके माशाल्लाह वाले न्यारे हो जाएंगे और वो बहुत एक्सपर्ट होगा अपने सब्जेक्ट में। और फिर ये है कि मैं समझता हूँ कि वो पूरी वर्ल्ड की डिमांड भी पूरी होगी। अभी भी देखें हमारे कितना फ्लो है, पाकिस्तान के अंदर से कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और ज्यादातर आईटी के हैं या एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ठीक है। ये लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पे उनको यानी देखें इंटेलेक्चुअल चाहिए। इंटेलेक्चुअल जो है वो पाकिस्तान के अंदर, एशिया के अंदर बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है। तो ये लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और अभी मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जर्मनी में, अमेरिका में, ये जितने भी इस तरह की कंट्रीज हैं, और ये जिस तरह ये हमारे यूरोप के कंट्री जितने भी हैं, सबकी जगह पे इंटरनेशनल ये डिमांड है कि हमें एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। उसमें डाटा साइंसेस इस वक्त टॉप पे है, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, डाटाबेस है, एआई है। तो इनकी अब इतनी रिक्वायरमेंट है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया आईटी में। तो हम शॉर्ट टाइम के अंदर, जिस तरह से साको भाई फरमा रहे थे कि मैं आगे हम एक बंदा जो है वो 8 घंटे में कितनी कॉल कर सकता है, तो अब हमारा अगर एआई एजेंट जो वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, अगर हम उसको गाइड कर देते हैं तो वो तो हजारों यानी कॉल कर रहा है, सुन रहा है। अब हम जब जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वो जब आपने ऑर्डर करना है तो कहते हैं व्हाट्सएप पे आ जाए, तो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आपका ना तो वो जवाब दे रहा है आपको क्या चाहिए, कितनी मकदार में चाहिए, कहाँ पे चाहिए, प्राइस क्या होगी, लोकेशन क्या है, वो सारा कुछ जो है वो एआई के जरिए सारा कुछ हो रहा है। तो अब एआई और जो डेटाबेस है और इसी तरह के बाकी हमारी जो कोर्सेज हैं, ये इंटरनेशनल इनकी बड़ी डिमांड है। और जो बच्चा इन चीज़ों को अब जो है वो चूज करेगा, तो और मेरा ख्याल है कि वो तरक्की याफ्ता यानी कि लोगों में भी होगा और कौमों में भी होगा, और वो ज्यादा अर्न भी वही करेगा। बिल्कुल, दिस इज द राइट टाइम कि आप अपनी करियर के लिए कोई ऐसा कोर्स चूज करें जो आपको इनकम वाइज भी सपोर्ट करे, आपके अंदर स्किल्स भी पैदा करे, ताकि कल आप हायर एजुकेशन के लिए जब भी कहीं पर भी जाएं तो आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकें। इस पर फर्दर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे, और साथ ही साथ हम कन्वेंशनल एजुकेशन से हटकर जो जदीद एजुकेशन के तकाज़े हैं उस हवाले से भी बात कर रहे थे। और ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से दौर है, किस तरह से डेटाबेस जो है एक स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकती है व्हेन इट्स कम्स टू इंटरनेशनल लेवल। इसी के साथ साथ साकिब सरवर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हमने इंटरमीडिएट टेक के हवाले से बात की और मैट्रिक टेक के हवाले से बात की। अब ये डिग्रीज बहुत यूनिक हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज ये पता चल रहा होगा कि ऐसी भी कोई डिग्री हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर नौजवान नस्ल के ट्रेंड के हवाले से बात करें तो वो सोचते हैं कि अब ने इंटरनेशनल ली भी जाके पढ़ना है, एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लोर करना है, तो क्या ये डिग्री जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होगी? जी बिल्कुल, इसमें ये आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखें, इसमें सबसे पहले तो ये कि FA, ICS, FSC मेडिकल, नॉन मेडिकल, ICOM, इससे हटके ये FSC टेक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। बहुत सारे जो है वो लोगों का क्वेश्चन है कि सर क्या ये आप FSC टेक करते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जगह डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ई-कॉमर्स, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट पढ़ेगा बच्चा, और आगे उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत है नहीं अपनी जगह, तो क्या ये चीज़ें करने के बाद क्या यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट करेगी, लोकली भी और ग्लोबली भी? इसका जो आंसर है, इसको पहली बात है कि गवर्नमेंट ने खुद इसका इनिशिएटिव लिया है। और जो फेडरल बोर्ड है, फेडरल बोर्ड जिससे सारे आर्मी के और कैडेट कॉलेज एफिलिएट होते हैं, ये इंटरनेशनली भी इनकी एक्सेप्टेंस है और जो पाकिस्तान के अंदर भी इसकी एक्सेप्टेंस है। इंटरनेशनली अगर किसी ने स्कूल कॉलेज ओपन करना है तो वो आपको फेडरल के साथ एफिलिएशन चाहिए होगी, आपको पंजाब बोर्ड या दूसरे बोर्ड के साथ एफिलिएशन नहीं चाहिए होती। तो इसमें जब बच्चा जो ये कर लेगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उन्होंने, आपने देखा होगा, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी स्टार्ट की है, BS डिजिटल मार्केटिंग भी है, BS ग्राफिक डिजाइनिंग भी है। तो वो किसी में भी एडमिशन जो है ना वो आगे ले सकता है, और आगे भी उन्होंने BS जो है वो स्पेसिफिक कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। BS फैशन डिजाइनिंग भी है, BS ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ ग्लोबली भी आपको बता दिया कि फेडरल बोर्ड की एक्सेप्टेंस है, और इंटरनेशनली तो वैसे ही स्किल्स की एक्सेप्टेंस है। आप किसी में भी जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो चीजें जिस तरह सर बता रहे थे लेट स्टार्ट होती हैं, हम बहुत स्लो चल रहे हैं। बाकी जो दुनिया वो बहुत आगे और बहुत फास्ट चल रही है।
हम स्लो चल रहे हैं। हमारी जो चीज हमारे पास आती है वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, थोड़ी सी नहीं ज्यादा सारी पुरानी हो चुकी होती है बेसिकली। तो वो जब हमारे पास आती है तो हम उसको लेके जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे हमारे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर अपना एक वॉलंटियरली स्टार्ट कर दिया है एजुकेशन के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है। हम एजुकेशन के अंदर फैसलाबाद के अंदर जो टीचर्स हैं उनको भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप देखें स्किल्स की तरफ आए। जितने भी बड़े एजुकेशन सिस्टम है, मैं नाम नहीं लूंगा, सबके टीचर्स आते हैं, उसके टीचर्स भी, उसके सीईओज भी, उनके प्रिंसिपल्स भी, हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं क्योंकि स्किल्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज का सबको पता है कि एब्सोल्युटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी तरफ हमें अल्टीमेटली अपने बच्चे को लेके जाना ही जाना है। उसकी एग्जाम्पल ये है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चा शॉर्ट कोर्स के लिए ढूंढ रहा होता है कि मैंने किस साइड के ऊपर जाना है, मैंने क्या करना है। इसकी एग्जाम्पल मैं फिर मजीद इसमें ऐड करता हूं कि ई कॉमर्स की जिस तरह हमने बात की कि ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स की बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एक पोटेंशियल है। लाइक एक फैसलाबाद के अंदर आप एक शॉप ओपन करते हैं, फैसलाबाद के अंदर आप एक शॉप ओपन करते हैं तो उसमें आपके पास सिर्फ फैसलाबाद का क्लाइंट आएगा, क्या कराची का आएगा? नहीं आएगा, इस्लामाबाद का नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स में स्टार्ट करें तो पूरा, अगर लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं तो पूरा जो पाकिस्तान है आपका कस्टमर है। और इसके अलावा अगर आप इसको ग्लोबली भी ले जाना चाहें तो आप इसको ग्लोबली भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब आप यहां पर बैठ के पूरा जो ग्लोब है वो आपके जो है वो एक लैपटॉप पे आपकी फिंगर टिप्स पे है। बिल्कुल इसी तरह से है। इंफॉर्मेशन के एक्सेस के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, ऑनलाइन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बात कर रहे थे कि दुनिया बहुत जदीद हो गई है, अब बिजनेस के तकाज़े भी बदल गए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में कम्पीट कर सकें तो हमें इस जदीद तकाज़ों से अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होगा ताकि हम लोग जो हैं वो तरक्की कर सकें। यहाँ पर राव मोहम्मद इकबाल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्किल्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से हमने बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्किल्स की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे अहम जो ज़रूरत होती है वो करियर काउंसलिंग की होती है। इसकी इंपॉर्टेंस को आप किस तरह से देखते हैं, इदारा किस तरह से काम करता है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। हमें जो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं इनको मोबिलाइज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे दोस्त हैं तो उनके 4 बच्चे, उनके 3 बच्चे डॉक्टर हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं। एक उनका बच्चा जो था वो इंजीनियर था। जब उसने इंजीनियरिंग की यहाँ से यूईटी से, फिर उसके बाद उसका स्कॉलरशिप हुआ, ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ से उसने एमफिल किया, एमएस किया उसने। उसमें वहाँ पे उसने कहा कि मेरे 3 बहन भाई तो डॉक्टर है, तो क्यों ना मैं भी डॉक्टरी की तरफ आऊँ, मेडिकल की एजुकेशन में आऊँ। तो वो वहाँ पे गया यूनिवर्सिटी, तो जाके डीन से मिला, उसने कहा जी मैं तो ग्रेजुएशन करना चाह रहा हूँ इसमें मेडिकल में। तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखें जिसकी बात को ज़रा कंसिडर करें। वहाँ पे कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे नहीं किया जाता। उन्होंने कंसिडर किया, उनका बोर्ड बैठा है और उन्होंने कहा कि देखें इसने एमफिल कर लिया, तो अब इसको हम इससे लोअर क्लास में तो नहीं लेके जाएंगे, तो अब इसको बुला के ये कहते हैं कि भाई आप एमडी कर ले। सही, ठीक है। अब उसको एमडी की ऑफर की और उस बच्चे ने एमडी किया। अगर वो पाकिस्तान में बच्चा होता तो यहाँ पे इग्नोर किया जाता उसकी बात को और ये कहा जाता कि नहीं जी तुमने तो इंजीनियरिंग की है, तुम इधर नहीं आ सकते, तुमने मैथ पढ़ा है, इंजीनियरिंग पढ़ी। यहाँ पे हमें तो ये भी अभी तक प्रॉब्लम है कि एक बच्चा जो है वो उसने बेचारे ने अगर फिजिकल का पेपर देना प्राइवेटली, और फिजिकल सब्जेक्ट आप मैं समझता हूँ कि वो बड़ा घर बैठ के बंदा पढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि उसके साथ प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है तो बोर्ड वाले कहते हैं जी आप प्राइवेट अपीयर नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। आप अब ये देखें बड़ी देर के बाद हमने ये डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि जो बच्चा एफएससी मेडिकल वाला है वो भी कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन ले सकता है, अब वो एलिजिबल है, और अब इससे पिछले साल तक वो एलिजिबल नहीं था। ये तो हमें बहुत जल्द, बहुत पहले से फैसला कर लेना चाहिए। हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम बच्चों को देखें कि वो बच्चा जब भी चाहे अपनी डायरेक्शन चेंज कर। इसी तरह से एक मेरे पास और मिसाल है कि बच्चा सरगोदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो तीसरे साल में उसने हाथ खड़ा कर दिया। सही जी, मेरे बस में नहीं, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन भी था, डुअल नेशनैलिटी थी, तो उसने कहा जी मुझे वापस भेज दो। वो वहां पे गया और वहां पे जाके उसने यूनिवर्सिटी में ये रिक्वेस्ट की कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाह रहा हूँ। अगर वो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में चला जाता और ये डिमांड करता कि मैंने जो है वो कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएशन करनी है, तो उससे कभी कोई एक्सपर्ट जो है हमारा एजुकेशनर जो है उसको अलाउ ना करता। लेकिन वहां पे क्या हुआ, तो वहां पे ये हुआ कि उन्होंने 2 साल की उसकी एजुकेशन जो है वो एग्जाम्प्ट भी की और उसको जो है 5वें सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस में दाखिला दिया। उसने वहां से ग्रेजुएशन की, अब वो साइबर क्राइम के अंदर वो जॉब भी कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी मेकर जो है ये अवेयरनेस दें पब्लिक को। जिस तरह से अभी आप फरमा रहे थे कि लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अवेयरनेस उस वक्त आएगी यहाँ पे जो हमारे पास रिकावट्स बहुत है।
ठीक है, ये रुकावटों को जो है हटाना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि 5-5 साल तक जो है वो आप कोर्स जो है रिवाइज करें 5 साल के बाद, नहीं, ये इतनी जदीद यानी कि कहने के अब टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी चेंज आ रही है, हमें हर साल जो है ना रिव्यू करना पड़ेगा कि अपने सब्जेक्ट को जो है वो किस तरह से उनको रिवाइज करें, उनको अपडेट करें, और जिस तरह से पूरी वर्ल्ड में ग्लोबली हो रहा है उसी तरह से हम अपने बच्चों को भी तैयार करें और ये अवेयरनेस जो है ना ये पब्लिक तक दे। अब ये देखें कि मैं अगर आपसे ये बात करूं कि 2.5-3 करोड़ बच्चा तो हमारा स्कूल से बाहर अभी तक, और हमारे जो टीचिंग स्टाफ है वो दिन ब दिन जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है जी, अब तकरीबन ये कह लें कि 50% के करीब रह गया हमारा जो स्टाफ है। अब हमारे जो स्कूलों का ये हाल है, कॉलेजों का ये हाल है, तो अवेयरनेस कैसे आएगी? ठीक है, अवेयरनेस तो ये है कि ये देखें मैं ये समझता हूँ कि पुरानी गवर्नमेंट में जब हम बच्चे थे, मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो गवर्नमेंट ने जब इनिशिएटिव लिया था उस वक्त वो ये था कि आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री की थी। सही। जब बच्चा जो है किसी तरह से तालीमी इदारे तक पहुंचेगा तब वो कुछ सीखेगा। बिल्कुल। अब तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी है, इतनी कॉस्टली है कि अगर एक बच्चा चिंची पे भी बैठ के आता है स्कूल में, तो अगर वो आना जाना जाए उसका एक साइड का या 50 रुपए है और दोनों साइड का 100 है। अगर उसके 4 बच्चे हैं तो वो 400 रुपया डेली मजदूर आदमी जो है वो कहाँ से पे करेगा? उसके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत होनी चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस तो तभी आएगी जहां तक उनको मैसेज तो देना, वो पहुंचे तो सही वहां पे। ठीक है, वो तालीमी इदारे तक बच्चे का पहुंचना, अवाम के बच्चों का पहुंचना, गरीब के बच्चे का पहुंचना, क्योंकि टैलेंट तो हर जगह मौजूद है। ना वो टैलेंट अमीर के घर में है, ना किसी खुशहाल घराने में है, बल्कि वो टैलेंट जो है वो हर जगह पे मौजूद है, वो गरीब के घराने में भी मौजूद है। हमने उनको जब अवेयरनेस देनी है तो उनको लिए एजुकेशन जो है फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बुक्स फ्री हैं, लेकिन उनकी ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त किया जाए ताकि लोग जो है वहां तक पहुंचे। वो बहुत ज्यादा जरूरी है और एजुकेशन जो है वो तमाम लोगों के लिए एक ही कंडीशन और एक ही स्टेज पे होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राव मोहम्मद इकबाल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सरवर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सोसाइटी में चेंज लेकर आती है, तो इस चेंज के लिए हम सब लोगों को बहुत कोशिश करने की जरूरत है और इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।